What's up guys? I hope you are doing well. आइए वीर वेलकम टू स्टेलर आर्मी। तो कैसे हो मेरे दोस्तों? मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। तो नया वीक है, नए जोश के साथ में स्टार्ट करेंगे और जोश इतना हाई होना चाहिए कि पूरे सप्ताह जो है वो नहीं गर्मी निकलती रहे अंदर से। देखो यार, जितने अच्छे से अपनी लाइफ को एंजॉय करोगे ना, जितने एनर्जेटिक वे में अपनी लाइफ में आप लोग रहोगे, हर एक काम को उतनी शानदार तरीके से आप लोग अंजाम तक पहुंचा पाओगे। पर लेकिन एनर्जी जितनी कम रहेगी, काम तो करोगे पर लेकिन मर मर कर करोगे। तो जब करना ही है, टाइम भी उतना ही देना है, तो मर मर कर करना है, क्यों ना एंजॉय लेकर काम को किया जाए। तो इसलिए एनर्जी को पूरा हाई रखो। बड़ी शानदार बात बोली गई यहाँ पर इलोन मस्क साहब के बारे में। और ये जो कोटेशन आप लोगों के सामने यहाँ पर है, ये एक्चुअली जो मेरा मैप लगा रखा है मैंने अपने रूम के अंदर, उसके ऊपर मैंने इसको लगा रखा है। यानी कि ये कोटेशन मेरे रूम में मैंने खुद ने अपने सामने लगा रखी है, इसको कई बार मैं देखता हूं। बेसिकली ये इंसान जो है क्या करता है अपनी जिंदगी में, अगर इसको कोई दिक्कत होती है तो उनकी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन निकालता है। ये उसके लिए ब्लेम नहीं करता है कि यार ये जिंदगी में ये प्रॉब्लम चल रही है, ये हो रहा है। जहां पर इसको लगता है इस इंसान को कि हाँ ये दिक्कत है, उसका सॉल्यूशन निकालता है ये, और बड़ी ही शानदार तरीके से उसके ऊपर काम करना स्टार्ट कर देता है। तो ये आप लोग अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। जैसे कि बोला गया, पेमेंट सिस्टम में प्रॉब्लम लगी इस इंसान को, तो इसने पेपल बना दिया। इलेक्ट्रिक कार के बारे में बात करें तो टेस्ला पूरी मोटर एक कंपनी बना दी। स्पेस में जाना है तो स्पेस एक्स बना दिया। इस ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को हाई स्पीड देनी है तो हाइपर लूप बना दिया। तो यहां पर यही बात बोलेगी कि आप लोग को कंप्लेन नहीं करना है, आप लोग को चेंज करना है। तो हमेशा अगर लगता है कुछ गलत हो रहा है, या तो उसको चेंज करो। अगर चेंज नहीं कर सकते तो कंप्लेन मत करो। रीजन क्या है? देखिए, जिन पॉलिटिशियन को हम लोग वोट देते हैं, उन्हीं पॉलिटिशियन को पांचों के पांचों साल गाली देते हैं। अबे वोट भी तो हम लोगों ने दिए ना, तो फिर गाली क्यों दे रहे? इसका मतलब तो अपने आप को गाली दे रहे हैं। तो अगर एक तरीके से अगर चाहते हो चेंज लाना, तो फिर पॉलिटिशियन को चेंज करो, ना कि गाली देना। तो इस तरीके से बोला गया, जिंदगी में जो भी आप लोगों को लगता है दिक्कत है, अगर लग रहा है कि यार वेट बढ़ता जा रहा है बॉडी के ऊपर, तो एक्सरसाइज करना स्टार्ट करो। अपने जो खाना है उसको बेसिकली मैनेज करना स्टार्ट करो। तो इसी तरीके से कहीं पे भी अगर आप लोगों को लग रहा है आंसर राइटिंग नहीं लिख पा रहे हैं, तो कौन माँ के पेट से सीख कर है, आज प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो ना। देखना एक हफ्ते के अंदर आप लोगों को इंप्रूवमेंट अपने आप नजर आ जाएगा। तो कोई बड़ी बड़ी चीजें नहीं है, जिस भी चीज में लगता है आप लोगों को रिक्वायरमेंट है, उस चीज के ऊपर काम करना स्टार्ट करो। और फिर चेंज तो देखो एक बार यार, रुक कर जरा सी देर के लिए, क्या मजा आएगा जिंदगी को जीने में। काफी शानदार डिस्कशन रहने वाला है, वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि बहुत ही कुछ आप लोगों को यहाँ पर सीखने को मिलेगा। इसी के साथ में आप लोगों को यहाँ पर जो न्यूज एनालिस्ट होगा बाद में, उसमें भी काफी सारी आप लोगों को बेसिक चीजें भी जानने को मिलेगी। और देखिए, कई सारे टॉपिक ऐसे होते हैं जिनमें आप लोगों का रिवीजन भी हो जाता है। तो सबसे शानदार चीज ये रहती है डेली न्यूज़पेपर सुनने की, कि आप लोगों का रिवीजन भी आप लोगों को रेगुलर देखने को मिलता रहता है। तो इसलिए हमेशा अपने पास में जब भी आप लोग डिस्कशन सुनने बैठे, तो कॉपी और पेन लेकर बैठना, पहली बात। दूसरी बात, ये करंट अफेयर नहीं होगा ओनली, आप लोगों को यहाँ पर स्टैटिक पोर्शन भी काफी सारा बैकग्राउंड का कवर होता हुआ नजर आएगा। आप लोग इंटरव्यू, प्रीलिम्स, आंसर राइटिंग, एथिक्स, एस्से किसी की भी तैयारी कर रहे हैं, ये आप लोगों को फायदा पहुंचाने वाला है। और कई सारे बच्चों ने बोला था सर न्यूज जर्नलिस्ट वाले पोर्शन में सिलेबस के टॉपिक भी लिख दिया करो, तो उसमें भी मैं आप लोगों से कोशिश करूंगा कि मैक्सिमम सिलेबस के टॉपिक भी लिख दूं वहां पर, ताकि आप लोगों को कोई भी दिक्कत देखने को न मिले। ठीक है, एक छोटी सी इंपॉर्टेंट बात यहां पर बोलना चाहूंगा। कई सारे बच्चे क्या हैं, देखिए अभी फिलहाल क्या कर रहे हैं, कमेंट बॉक्स में आज की डेट में आप लोगों को देखने को मिलेगा जो बेसिकली एमसीक्यू पोस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग एक दूसरे को आंसर दिया करो, बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों को, और इससे आप लोग और कॉन्फिडेंट में आओगे। ठीक है, तो एक मतलब क्वेश्चन अगर कोई पूछ रहा है तो आंसर दो, उसमें एक दूसरे के साथ में मिलकर प्रैक्टिस करो। तो देखो, इससे काफी कुछ आप लोगों को एक अच्छा माहौल देखने को मिलेगा। ठीक है, और वीडियो को एंड तक जब देखो तो आप लोग रेट भी करके जाना कि कैसी लगी है वीडियो, ताकि मुझे पता चलता रहे कि कहां पर इंप्रूव करना है। ओके, इसी के साथ में यहाँ पर पीडीएफ आप लोगों को प्रोवाइड करा दी है सारी, आप लोग देखते हैं। बजट की पीडीएफ पूछ रहे थे कई सारे बच्चे, जो बजट वाली वीडियो मैंने अपलोड की थी, आप लोगों ने किस किस ने देखी है बजट वाली वीडियो? इसमें बजट और इकोनॉमिक सर्वे मैंने कंप्लीट यहाँ पर कवर किया है, तो इसको देख लेना। ठीक है, तो यहाँ पर सारी पीडीएफ भी आप लोगों को पुरानी भी प्रोवाइड करा दी है मैंने, तो इनको जाकर डाउनलोड कर लेना। और आंसर राइटिंग जो भी देता हूँ उसको आंसर राइटिंग ग्रुप में जाकर आप लोग लिख लेना। ठीक है, तो जो भी कोई नया बच्चा आया करे उसको बता दिया करो, बाकी मैं तो रिपीट करते रहता हूँ ताकि कोई दिक्कत आप लोग को देखने को न मिले। ओके, आइए अब आगे बढ़ते हैं। ये थी बजट और इकोनॉमिक सर्वे वाली वीडियो, देख लेना इसको, दोनों ही चीजें एक जगह कवर हो गई है। क्वेश्चन बनते हैं कई बार प्रीलिम्स में डायरेक्ट, तो आप लोगों को यहां से देखने को मिल जाएंगे। ओके, तो आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले एक क्वेश्चन आप लोगों को देता हूं, ये क्वेश्चन आप लोग अटेम्प्ट कीजिए और अच्छे से अटेम्प्ट कीजिएगा, आंसर ट्राई कीजिएगा अच्छे से। ठीक है, ग्रेट रिफ्ट वैली के बारे में बात की जा रही है, कहां पर ये लोकेटेड है? तो यहां पर बोला गया है एशिया, अफ्रीका, अमेरिका या फिर यूरोप। तो इसके बारे में मैप भी दिखाऊंगा, एक तरीका मैप बेस्ड क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। जब आप लोग इसको समझोगे तो अच्छे से आप लोगों को चीजें जानने को मिलेगी। ठीक है, तो डिटेल में इसके बारे में हम लोग डिस्कस भी करेंगे। आइए सबसे पहले एक ओवरव्यू ले लेते हैं, क्या क्या आर्टिकल हम लोग को डिस्कस करने हैं। फिर से बोल रहा हूं, वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि आप लोगों को न्यूज एनालिस्ट वाले पोर्शन में काफी कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन भी आप लोगों को बताई जाएगी, जिसके चलते बैकग्राउंड के साथ में कई सारे टॉपिक आप लोगों के कवर हो जाएंगे। ठीक है,
आइए अब देखते हैं यहां पर जो ये पहले वाला आर्टिकल है, ये अभी क्वाड बनाया गया, ठीक है, एक ही साथ में उसके साथ में एयू के यूएस निकल कर आया, ठीक है, वैक्सीन मैत्री अलायंस आप लोगों को देखने को मिल रही है। तो बेसिकली मोटे मोटे तौर पर ये बोला जा रहा है कि काफी कुछ चेंज हो रहा है अभी इंडो पैसिफिक रीजन में। तो यहां पर इंडिया को किस तरीके से यूएसए के साथ मिलकर काम करना चाहिए उसके बारे में है। तो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, कई सारी चीजें आप लोगों से यहां पर क्वेश्चन की फॉर्म में पूछी जा सकती है और एक अच्छा डिस्कशन यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। तो जानेंगे इस आर्टिकल के बारे में कई सारी इंटरेस्टिंग चीजें। ये साइड में जो आर्टिकल है इसको मैं आप लोगों को थोड़ा सा यहीं पर ही बताता हूं, ठीक है। इसमें एक पॉइंट है, बेसिकली है तो राजस्थान के बारे में, पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आप लोगों को बताता हूं, इतना ज्यादा नहीं कि इसको डिस्कस किया जाए आर्टिकल को अंदर से। बेसिकली है क्या, देखिए बात ये की जा रही है कि राजस्थान में अभी एक थोड़ा सा चेंज किया गया जो मैरिज रजिस्ट्रेशन होता है, यानी कि जैसे शादी हो गई ए और बी की, ठीक है, तो ए और बी की जो शादी होगी तो इनका जो रजिस्ट्रेशन होता है उसमें थोड़ा सा चेंज लाया गया है। अब तक क्या था, ए और बी की जैसे शादी हो जाती है तो उनको बेसिकली जो रजिस्ट्रेशन कराना है, रजिस्ट्रेशन तो कंपलसरी है, आप लोगों को कराना पड़ेगा शादी होने के बाद में, पर लेकिन यहां पर क्या होता था, अब तक रजिस्ट्रेशन कराने की जो रेस्पॉन्सिबिलिटी रहती थी वो पेरेंट्स के ऊपर रहती थी राजस्थान के अंदर में, कि हाँ पेरेंट जो है वो रजिस्ट्रेशन कराएंगे या फिर गार्जियन रजिस्ट्रेशन कराएंगे, ठीक है। पर लेकिन अब इन्होंने क्या किया है, उसके अंदर चेंज कर ये कर दिया कि जो शादी जिनकी हुई है वही रजिस्ट्रेशन कराएंगे, यहां पर ये बोल दिया गया। और इसके चलते 21 साल जो है वो लड़की की उम्र रखी गई है और 18 साल जो है वो लड़की की उम्र रखी गई है। तो यहां पर इनमें जो रजिस्ट्रेशन के अंदर ये चेंज किया गया राजस्थान के अंदर में, तो दिक्कत ये आ रही है यहां पर जो लोग जो है, इसके लोग क्या है बेसिकली बोला जा रहा है राइटर के द्वारा कि अपोजिशन फालतू में प्रोटेस्ट कर रही है, ये बोलकर कि यहां पर इससे चाइल्ड मैरिज को बढ़ोतरी मिलेगी, यानी कि चाइल्ड मैरिज जो है वो बढ़ती नजर आएगी, जबकि ऐसा कहीं पर कुछ दिख नहीं रहा है। नॉर्मली एक पर्टिकुलर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है जिसका नाम है सीमा वर्सेस, ये है अश्वनी कुमार 2007 का केस। तो सीमा वर्सेस अश्वनी कुमार का केस जो है 2007 का, अगर उसके हिसाब से बोले तो सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बोला है कि मैरिज जो है वो कंपलसरी होना चाहिए, रजिस्टर करना चाहिए आप लोगों को मैरिज को। पर लेकिन यहां पर इसने भी ये बोला, इसने तो बस गार्जियन की वो चेंज किया, तो इसको इतना कंट्रोवर्सी में क्यों लाया जा रहा है, तो ये गलत बात है। अगर कोई इस तरीके से सही काम कर रहा है, हाँ चाइल्ड मैरिज आप लोगों को रोकनी चाहिए, क्योंकि राजस्थान में काफी लार्ज स्केल पर आप लोगों को देखने को मिलेगा ऐसे एरिया जहां पर चाइल्ड मैरिज काफी लार्ज स्केल पर देखने को मिलती है। राजस्थान हमारी कंट्री में एक ऐसा राज्य है जो सबसे ज्यादा है आप लोगों को देखने को मिलेगा, सबसे बड़ा एरिया आप लोगों को देखने को मिलेगा इसका। और अगर बात करें पाकिस्तान के साथ में भी सबसे बड़ा बॉर्डर टच करता है राजस्थान। इधर अगर बात करें पंजाब के साथ में बॉर्डर टच करता है, हरियाणा के साथ में, इधर उत्तर प्रदेश के साथ में, इधर मध्य प्रदेश के और इधर गुजरात के, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट बात है, एक और छोटी सी बात आप लोग याद रखिएगा, जब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की आप लोग बात करते हैं तो राजस्थान से भी होकर गुजरती है, बहुत छोटी सी छुटक सी गुजरेगी, बिल्कुल छोटी सी होगी, ठीक है। तो ये कई बार क्वेश्चन पूछ रहा है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किस किस राज्य से होकर गुजरती है, तो आप लोगों का गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, इसी के साथ में छत्तीसगढ़ हो गया, ठीक है। यहां पर क्या हो गया, ये हो गया झारखंड, ये हो गया वेस्ट बंगाल। तो टोटल मिलाकर कितने राज्य हो गए, 1 2 3 4 5 6 राज्य तो ये हो गए जिनसे गुजरती है। ये क्वेश्चन कई बार डिफरेंट तरीके से पूछ लिया जाता है कि आप लोग ये बताइए कि हाँ नॉर्थ ईस्ट में किस किस राज्य से होकर गुजरती है, तो त्रिपुरा और यहां आप लोग याद रखिएगा मिजोरम, इनसे गुजरती है। तो टोटल 8 ऐसे राज्य जिनसे आप लोग को देखने को मिलेगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर निकलती है। तो ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछ लिए जाते हैं आप लोगों से छोटे छोटे, और अगर आप लोग इनमें से किसी राज्य के अंदर आते हैं तो आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। चलिए थोड़ा डिफरेंट तरीके से क्वेश्चन पूछता है इसी के बारे में, हमारी कंट्री में कौन सा ऐसा राज्य है जिसमें से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है सबसे ज्यादा बड़े एरिया को क्रॉस कर गुजरती है, ठीक है। हालांकि आप लोग मैप देखकर बता दोगे, पर फिर भी चलो ट्राई करो, कोई नहीं, देखता हूं कौन कौन सी आंसर देता है, ठीक है। तो डिफरेंट तरीके से सोचो, जैसे मैंने आप लोगों ने नॉर्मल क्वेश्चन तो देख ही लिया होगा कि हाँ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितनी बार पूछा जा चुका है, अब थोड़ा डिफरेंट पूछेगा ना एग्जामिनर, क्या थोड़ा सा सोचने के लिए मजबूर हुए। तो अब ये पूछ लिया कौन सा ऐसा राज्य इसमें सबसे ज्यादा एरिया से होकर गुजरती है, तो सोचने का तरीका चेंज किया करो जब किसी क्वेश्चन को आप लोग देख लिया करो। तो ऐसी बातें यहां पर बोली जा रही है, ठीक है। तो बेसिकली यहां पर ये बोला जा रहा है कि इस तरीके से अगर आज की डेट में बात करें हमारी कंट्री में, तो चाइल्ड मैरिज के बारे में देखिए कुछ नहीं बात की गई। अगर बात करी जाए यहाँ पर नॉर्मली जब शादी के रजिस्ट्रेशन को करते हैं, बस ये बोला गया कि शादी आप लोगों को रजिस्टर करानी है और ये कंपलसरी है। तो राजस्थान कंपलसरी रजिस्ट्रेशन जो मैरिज एक्ट है उसमें भी ये नहीं बोला गया है अब बच्चे अगर मैरिज कर रहे हैं तो उनको आप लोगों को रजिस्ट्रेशन नहीं कराना है। हाँ अगर एज फिक्स कर दी गई है तो इससे एक अच्छी चीज ये देखने को मिलेगी, तो थोड़ी सी चीजें रुकती नजर आएंगी, कोई उनको रजिस्टर नहीं कराएगा। तो इस तरीके से सही काम अगर कोई कर रहा है तो उसको इस तरीके से क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए, ऐसी बात है, पर लेकिन वो हमारे काम की नहीं है। केस का नाम एक याद रख लेना आप लोग, यहाँ पर सीमा वर्सेस अश्वनी कुमार 2007 का केस जो मैंने बताया आप लोगों को, और बाकी का जो पैटर्न चेंज किया गया, अगर आप राजस्थान से आते हैं तो फिर थोड़ा सा आप लोग इसके बारे में देख लेना, ठीक है, क्योंकि स्टेट के अंदर कई बार लोकल एरिया में क्वेश्चन बन जाते हैं। ओके, बाकी अगर इंपॉर्टेंट बातें कुछ और बताऊं, हमारी कंट्री में लॉ कमीशन के द्वारा रिकमेंड किया गया था कि अमेंडमेंट करना चाहिए, चाइल्ड मैरिज को रजिस्ट्रेशन ही बंद कर देना चाहिए, ठीक है। तो ये बातें बोली गई थी कि प्रोहिबिशन करना चाहिए बेसिकली इसको, ठीक है। तो इसमें है भी वैसे एक्ट है हमारे देश में कि प्रोहिबिशन ऑफ द चाइल्ड मैरिज एक्ट 2004
2006 का, पर लेकिन यहां पर कहीं भी चाइल्ड मैरिज को रजिस्टर करने का कोई मना नहीं कर रहा है। ये दिक्कत है यहां पर, ठीक है। यानी कि रोक तो रहे हैं बच्चे की शादी करनी है, पर लेकिन हो जा रही है तो उसको रजिस्टर करने से नहीं रोक रहे हैं। तो इसके बारे में कुछ बातें की जा रही है, ठीक है। तो ये छोटा सा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था, आई होप कि आप लोगों के माइंड में इसको लेकर क्लैरिटी आ गई होगी, ठीक है। फ्लड के बारे में बात की जा रही है। वैसे तो यहां पर बिहार के अंदर जो फ्लड आ रही है उसके बारे में बात की जा रही है, और खासकर नेपाल का क्या इंपैक्ट पड़ेगा, पर लेकिन मैं आप लोगों को इस टॉपिक को थोड़ा सा एलिब्रेट करके पढ़ाऊंगा। पूरी देश के अंदर फ्लड की क्या प्रॉब्लम देखने को मिलती है, बिहार वाला एंगल बताऊंगा, पर लेकिन और डिटेल में हम लोग थोड़ा सा यहां पर इसको डिस्कस करेंगे काफी अच्छे से। यहां पर अभी बात की जा रही है एक पर्टिकुलर कमेटी की, तो आप लोगों से प्रीलिम्स के अंदर क्वेश्चन बन सकता है कमेटी के बारे में, क्योंकि अभी की नहीं है, पुरानी की है ये, ठीक है। तो क्योंकि यहां पर आप लोगों को पुरानी कमेटी देखने को मिलेगी, तो उसको थोड़ा सा देखेंगे, तो उसके बारे में जानेंगे, और क्या है नीट का क्या इंपैक्ट पड़ रहा है गरीब सेक्शन में सोसाइटी के, वो बातें बताएगी। तो इसको भी हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या बातें हैं। ये साइड में जो आर्टिकल है यहां पर नीचे वाला, ये भी एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल आप लोग बोल सकते हैं। बेसिकली यहां पर बात की जा रही है आज की डेट में, अगर बात करें पॉलिटिक्स के बारे में अगर बात करेंगे, तो कास्ट सेंसस के ऊपर बड़ा जोर दिया जा रहा है कि कास्ट का सेंसस निकल के आना चाहिए। क्या रियलिटी में कास्ट के सेंसस की जरूरत है? तो इसको हम लोग समझेंगे, अगर हां तो क्या है, क्या दिक्कत है, ठीक है। तो इसके बारे में समझेंगे क्या दिक्कत है। ये साइड वाला जो आर्टिकल है ये केरला के बारे में बात कर रहा है। यहां पर एक छोटा सा इशू चल रहा है काफी लंबे समय से, छोटा सा बोलना गलत होगा, क्योंकि जब एक तरीके से रिलीजन के ऊपर कमेंट किया था तो वो काफी बड़ा इशू हो जाता है, ठीक है। तो ये जो इशू है इसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा, कुछ शब्द हैं जो यहां पर बेसिकली यूज किए जा रहे हैं और उसको लेकर काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म हो गया, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा सा एक ओवरव्यू मैं आप लोगों को दे दूंगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट या इन्वेस्टिगेशन की जो एजेंसी है, कई बार क्या करती है, कई सारे एरिया में जाकर, जैसे कि अभी सोनू सूद के ऊपर आप लोगों को देखने को मिला, ठीक है। तो पॉलिटिकली मोटिवेटेड डिसीजन कई बार ले आते हैं। तो थोड़ा सा इन्वेस्टिगेशन के बारे में बात की जा रही है, ठीक है। तो सेक्शन 133A के बारे में, इनकम टैक्स के बारे में बात की जा रही है, ठीक है। तो हल्का सा नजर डाल लेंगे तो इसके ऊपर, लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं बोल सकते वैसे। तो यहां पर अगर बात करें जो केरला वाला केस है, केरला अगर आप लोग देखोगे साउथ इंडिया में हमारी कंट्री का एक राज्य है। यहां पर देखिए ये कर्नाटका और तमिलनाडु को बॉर्डर टच करता हुआ नजर आता है। तो केरला में क्या है बेसिकली, यहां पर जो पर्टिकुलर ये पर्सनैलिटी है ये कैथोलिक बिशप है, यानी कि जैसे नहीं मंदिर में पुजारी और इसी के साथ में आप लोगों को जो मौलवी मस्जिद में देखने को मिलती है, तो अलग अलग इस तरीके से जो चीजें रहती हैं, ऐसे ही यहां पर बेसिकली आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो कैथोलिक जो यहां पर एक तरीके से पुजारी आप लोग इनको बोल सकते हैं। इनके द्वारा एक शब्द यूज किया गया अभी, नारकोटिक जिहाद, ठीक है। तो जो नारकोटिक जिहाद, नारकोटिक यानी कि नशीली दवाइयों के बारे में बात की जा रही है, और जिहाद बोला गया इसके आगे बोला गया, यानी कि जो भी खासकर ये बेसिकली एक पर्टिकुलर कम्युनिटी, और खासकर अगर फोकस करूं तो मुस्लिम कम्युनिटी को फोकस करके इनके द्वारा ये कमेंट किया गया नारकोटिक जिहाद के बारे में, कि खासकर मुस्लिम कम्युनिटी क्या कर रही है, वो उन लड़कों को या फिर उन बेसिकली बच्चों को जो कि उस पर्टिकुलर कम्युनिटी से नहीं आते निकलकर, उनको नशीले पदार्थ बेच रही है, और इसकी वजह से केरला के अंदर काफी सारी दिक्कतें देखने को मिल रही है। तो इसको बेसिकली अभी इसके चलते पैरेलल में फिर लव जिहाद वाला भी छूट गया। लव जिहाद में क्या होता है, वहां पर ये होता है कि एक मुस्लिम कम्युनिटी का लड़का क्या करता है, एक मतलब किसी भी कम्युनिटी की दूसरी की, नॉर्मली हिंदू कम्युनिटी बोला जाता है, क्योंकि उसकी वजह से कंट्रोवर्सी रहती है कि उसके साथ में शादी करता है उसका धर्म कन्वर्ट कराने के लिए, तो इसको लव जिहाद बोल देते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है सोसाइटी में कहीं ना कहीं सोसाइटी को डिवाइड करने का काम करती है। और अगर कोई गलत इंटेंशन से कोई ऐसे काम कर रहा है, शादी विवाह जो होता है ये एक तरीके से एक सोसाइटी में एक ऐसा नॉर्म्स है जिसमें सब लोग मिलजुल कर रहे हैं और लाइफ को एक सही डायरेक्शन में लेकर चले, एक हार्मनी के साथ में। पर लेकिन ऐसे अगर कोई कंट्रोवर्सी देखने को मिलती है कि जबरदस्ती शादी कर ली और फिर धर्म कन्वर्ट कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि संविधान के अंदर जाओगे आप लोग पार्ट 3 में, तो आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक आप लोगों को देखने को मिलेंगे। और इसमें जब बात करें हम लोग बेसिकली फंडामेंटल राइट के बारे में, और फंडामेंटल राइट रिलेटेड टू मैरिज, इसके रिलीजन के बारे में, तो आप लोगों को देखने को मिलेगा यहाँ पर आर्टिकल 25 इसके बारे में काफी फोकस करता है कि आप लोग अपना रिलीजन जो है वो खुद आप लोग चूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में याद रखेगा। तो ये आर्टिकल इसके बारे में बाकायदा बात करते हैं। तो 25, 26, 27, 28, तो ये आर्टिकल जब आप लोग देखेंगे तो इन्हीं मुद्दों के बारे में आप लोगों को ये बात करते हुए नजर आएंगे। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये कि राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन हमारी कंट्री में, और हम लोग एक सेक्युलर कंट्री है, आप लोगों को पता है इसके बारे में। तो आप अच्छा एक क्वेश्चन आप लोग बताइए थोड़ा सा, हालांकि ये मतलब पॉलिटिक्स की साइड में अगर बात करें हम लोग, हमारी कंट्री में अगर संविधान के अंदर आप लोग जाएंगे, क्या ऑलरेडी सेक्युलर शब्द जो है वो स्टार्टिंग से ही था, या फिर कोई अमेंडमेंट करके इसको यहां पर लाया गया है, ये आप लोगों को बताना है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसके बारे में आप लोगों को बताना है, ठीक है। कई बार क्वेश्चन आप लोगों से डायरेक्ट पूछ ले जाते हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे मैंने आप लोगों से कई सारे क्वेश्चन भी पूछे थे, उनके आंसर भी मैं आप लोगों को दूंगा वीडियो के एंड में, ठीक है। कई सारे बच्चों के द्वारा बहुत अच्छा आंसर दिया गया है, तो आप लोग उनको अच्छे से देखिएगा बेसिकली, क्योंकि एक तरीके से जो मैं क्वेश्चन आप लोगों से पूछता हूँ वो रिविजन होता है कहीं ना कहीं, ठीक है। जैसे मैंने आप लोगों से क्या पूछा था, मैंने आप लोगों से पूछा था किसके बारे में, फंडामेंटल ड्यूटी के बारे में। तो फंडामेंटल ड्यूटी को आप लोग देखिए, टोटल पॉलिटी का एक चैप्टर आप लोगों को खबर हो जाता है कि फंडामेंटल ड्यूटी कहां पर आती है। 51A आर्टिकल के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो
तो कब ऐड किया गया, अगर क्वेश्चन पूछ ले आप लोगों से डायरेक्ट, तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया था। कब अमेंडमेंट किया गया था ये भाई साहब, 1976 में किया गया था। तो ये संविधान में संशोधन करके ऐड कर दिया। स्टार्टिंग में कितनी थी, स्टार्टिंग में 10 ड्यूटी थी, स्टार्टिंग में तो 10 ड्यूटी थी, पर लेकिन फिर एक ड्यूटी और ऐड कर दी गई। वो कौन सी थी कि हाँ, पेरेंट्स की भी ड्यूटी होनी चाहिए कि बच्चों को पढ़ाना है, 6 से लेकर 14 साल के बच्चों को स्कूल में भेजना है, फंडामेंटल राइट है यहाँ पर बेसिकली बच्चों का, उनको एजुकेशन मिलनी चाहिए। तो ये आर्टिकल 21 के तहत आता है, ठीक है। तो इसके लिए 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया था 2002 में। तो 2002 में जब 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कर दिया इसके लिए हम लोगों ने कि बच्चों को फंडामेंटल राइट मिलना चाहिए, तो फिर ये लगा यार बच्चों को तो फंडामेंटल राइट दे दिया, पर लेकिन पेरेंट्स की भी तो कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए ना, कि हाँ इस तरीके से कि हाँ पेरेंट्स को भी यहाँ पर ये होना चाहिए। तो बोला गया कि हाँ पेरेंट्स की रेस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, तो फंडामेंटल राइट बच्चों को दिया गया आर्टिकल 21 के तहत। और पेरेंट्स की जो ड्यूटी बनाई गई कि उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए बच्चों को स्कूल में भेजना है, तो इसको फंडामेंटल ड्यूटी बनाने के लिए तो 11वीं फंडामेंटल ड्यूटी ऐड कर दी। तो याद रखेगा स्वर्ण सिंह कमेटी ये बनाई गई थी, इसके लिए स्वर्ण सिंह कमेटी बनाकर 11वीं फंडामेंटल ड्यूटी ऐड कर दी गई यहाँ पर। तो इस तरीके से यहाँ पर एक और नई ड्यूटी होने के बाद में अब 11 फंडामेंटल ड्यूटी हो गई है, जो कि पहले 10 हुआ करती थी। तो ये पूरा एक टॉपिक आप लोगों का कवर हो गया। अब घुमा फिराकर यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं बार बार, ठीक है। थोड़ा सा एजुकेशन के बारे में बात करें तो आप लोग थोड़ा सा और याद रख लेगा, एजुकेशन पहले क्या था, वो स्टेट लिस्ट में आता था, ठीक है। जैसे कि 7वें शेड्यूल के अंदर 3 लिस्ट होती है, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। पहले एजुकेशन स्टेट लिस्ट के अंदर आता था, पर लेकिन 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया इंदिरा गांधी जी के द्वारा 1976 में, और बोला यह गया एजुकेशन एक ऐसी चीज है कि स्टेट अकेला काम नहीं कर सकता, वहां पर हमको मिलकर काम करना चाहिए, तो कॉन्करेंट लिस्ट में डाल देते हैं इसको। तो तब से एजुकेशन कॉन्करेंट लिस्ट में। बोला तो एग्रीकल्चर को भी गया था कि स्टेट से निकालकर इसको कॉन्करेंट लिस्ट में डाल देते हैं, क्यों, क्योंकि एग्रीकल्चर भी इस तरीके का मुद्दा है जिस पर काम करना काफी ज्यादा जरूरी है, और मैक्सिमम यहां पर जनता जो है एग्रीकल्चर के साथ में कनेक्ट है, तो अगर सेंटर मिलकर काम करेगा तो और अच्छा रहेगा। तो बोला गया, पर लेकिन कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई, जैसे अभी एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो 3 फार्म बिल आए हमारे देश में, जिसमें किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो ऐसे मुद्दे बन जाते हैं। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है, इसलिए बोलता हूं पेन और कॉपी लेकर बैठा करो, कहीं पर भी जहां मुझे लगता है एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देनी है, तो इस तरीके से जैसे पॉलिटिकल सेक्शन कवर कर दिया आप लोगों का, तो इस तरीके छोटी छोटी चीजें बीच बीच में कवर करते रहेंगे, और रिपीटेडली भी चीजें बताता रहूंगा ताकि रिविजन भी आप लोग का होता रहे, ठीक है। तो इस तरीके से, पर लेकिन ये नहीं कि बहुत सारी बिल्कुल ही सारी रिपीटेडली बता रहा हूं, नई चीजें छूट गई उसके चक्कर में, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग एक बैलेंस देखने को मिलेगा। तो लेक्चर को इसलिए अच्छे से देखा कीजिए पेन और कॉपी लेने के बाद में, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया, ओके। आइए अब आगे चलते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर यही बात बोली गई बेसिकली सोसाइटी के अंदर, तो इसको चलते हम लोगों को थोड़ा हार्मनी बनाकर रखना चाहिए, और ये गलत है इस तरीके से एक रिलीजियस अथॉरिटी का इस तरीके से पब्लिकली कमेंट करना, ये और ज्यादा एक तरीके से हार्मनी यहाँ पर खराब कर देता है। पर लेकिन रियलिटी में केरला के अंदर अगर आप लोग बात करें, ऑलरेडी बहुत सारी प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, जैसे कोरोना वायरस केरला के अंदर काफी लार्ज स्केल पर भी देखने को मिला। लास्ट ईयर केरला के अंदर फ्लड देखने को मिली थी। इसी के साथ में अगर बात करें, केरला के अंदर में काफी लार्ज स्केल पर अभी एग्रीकल्चर के ऊपर काफी ज्यादा इंपैक्ट देखने को मिल रहा है एनवायरमेंट की वजह से, ठीक है। तो कई सारी ऐसी चीजें, और कोस्टल एरिया आता है तो वैसे भी कई सारी प्रॉब्लम निकल कर आ जाती है। तो यहाँ पर हार्मनी बनाकर रखना काफी ज्यादा जरूरी है, वरना और ज्यादा दिक्कतें होती नजर आएगी। तो एक छोटा सा ये कुछ पॉइंट है यहाँ पर जिसके बारे में आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अब जो नेक्स्ट आर्टिकल मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूं, आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछूंगा, आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं, ठीक है। आप लोग अपनी राय इसके बारे में बताइए। अभी है क्या बेसिकली सोसाइटी में जिसमें आप लोग रहते हैं उसके बारे में आप लोग को पता होना चाहिए सोसाइटी में चल क्या रहा है। हमारी कंट्री में बार बार फोकस ये दिया जा रहा है कि कास्ट बेस्ड सेंसस आना चाहिए, यानी कि कास्ट के ऊपर फोकस देना चाहिए कि हाँ ये कास्ट है बेसिकली पर्टिकुलर ये वाली, ये कास्ट ये वाली, मतलब अलग अलग कास्ट के बारे में पूरा पता होना चाहिए। तो अगर मैं आप लोगों से पूछूं वीडियो को पॉज करके कि ये होना चाहिए यस या फिर नो, तो आप लोग इसके बारे में क्या बोलेंगे, आप लोग अपनी राय बताइए, फिर आर्टिकल देखेगा अच्छे से। अभी क्या क्या बातें हैं मैं आप लोगों से डिस्कस कर लेता हूं। आइडेंटिटी बेस्ड पॉलिटिक्स जो है, बोला जा रहा है कि आइडेंटिटी बेस्ड पॉलिसी जो है वो बोला जा रहा है कि मे नॉट बी एज इफेक्टिव एज, अगर आप लोग यूनिवर्सलिस्ट अगर अप्रोच लेकर चलोगे, यानी कि अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि कुछ ही बच्चों को मैं पढ़ाऊंगा, सबको मैं नहीं पढ़ाऊंगा, तो ये कैसा रहेगा, ये अच्छा थोड़ी ना रहेगा। यहाँ ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक तरीके से एजुकेशन वगैरह ये सारी चीजें सबके लिए अवेलेबल होना चाहिए, ठीक है। वो अलग बात है कि अगर महंगा ना करे, कोई ऐसी चीजें रहे तो अफोर्डेबल होनी चाहिए ताकि सब उसको खरीद सके, तो इस तरीके से आप लोग बोल सकते हैं। पर लेकिन उसको बिल्कुल ही बाइकआउट कर देना कि हाँ नहीं पैसे भी दे लो चाहे कितने, बस पढ़ाऊंगा इन्हीं को, तो वो वाली चीज सही थोड़ी ना होगी। तो ये वाली चीजें बोलेगी कि अगर आप लोग लेकर चले, कास्ट आप लोगों ने डिफाइन कर ली कि ये वाली कास्ट होगी ए, तो इसी कास्ट के ऊपर फोकस देकर चलना है, बात दूसरी कास्ट को लेकर नहीं चलना है। इसकी क्या गारंटी है कि इसी कास्ट में सारे गरीब आदमी, दूसरी कास्ट में गरीब आदमी नहीं है। तो ये बोला गया है, काफी इंपॉर्टेंट है जिसके ऊपर फोकस देकर चलना चाहिए कि कई सारी पॉलिटिकल पार्टी जो अभी कास्ट जो एक तरीके सेंसस पर फोकस कर रही है, तो ये थोड़ी सोचने वाली बात है। ऑलरेडी हमारे देश में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए डेटा अवेलेबल है, उनके ऊपर कितना फोकस कर लिया, कितना इंप्रूव कर दिया आप लोगों ने उनकी लाइफ को, उसको एक बार एनालिसिस कर लो। अब यहां पर बेसिकली अदर बैकवर्ड क्लासेस के बारे में बात की जा रही है कि इनके ऊपर फोकस देकर चलना चाहिए। तो राइटर ने बड़ी शानदार तरीके से बातें बताई है, तो आप लोगों को मैं डिस्कस करूंगा। सबसे पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहूंगा
ये एक ऐसा टॉपिक है जो एवरग्रीन है और पास्ट में भी कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। बात किसके बारे में की जा रही है? बात की जा रही है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में तीन चीजें होती हैं। एक तो बोलते हैं लाइफ जो है एक्सपेक्टेंसी, यानी कि एक तरीके से कितना इंसान जिंदा रहने वाला है। एक होता है एवरेज एजुकेशन कितनी मिल रही है, ठीक है। एक होता है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है, पर कैपिटा इनकम, या फिर आप लोग एक तरीके से यहाँ पर एक जीएनपी पर कैपिटा बोल सकते हैं। यानी कि एक तरीके से मोटे मोटे तौर पर बोलूं कि पैसा कमा पा रहा है जिंदगी ठीक जीने के लिए, पढ़ाई मिल पा रही है, हेल्थ ठीक है। तो ये कई तीन ऐसे इंडिकेटर होते हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है जब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आप लोग काउंट करते हैं। तो अगर मैं क्वेश्चन यहीं पर ही पूछ लूं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कौन तैयार करता है, तो आप लोग क्या आंसर दोगे? तो कई सारे ऐसे इंडेक्स आप लोगों से एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। तो याद रखना ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कौन तैयार करता है, पूछ लो आप लोगों से। चलिए आप लोग बताइए, तब तक ये आर्टिकल कंप्लीट करूंगा, तब इस आर्टिकल के एंड में बताऊंगा, तब तक आप लोग आंसर दीजिए, ठीक है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स से अगर आप लोग जानो तो यहां पर ये नहीं बोलता है कास्ट के बारे में बात करता है, ठीक है, या फिर जेंडर के बारे में बात करता है, मेल है कि फीमेल है, ठीक है, या फिर ये एक तरीके से अलग तरीके से लेकर चलेगा किसी चीज को। तो ये क्या करता है, ये इंसान के ऊपर फोकस करता है। तो आप भी इसी तरीके से इंसान के ऊपर फोकस करो ना। क्यों कास्ट सेंसस के पीछे पड़े हो आप लोग? तो कास्ट सेंसस से निकाल के क्या कर लोगे? और हमारी देश इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि कास्ट सेंसस निकाल के आप लोग रिजल्ट भी नहीं निकाल पाओगे। आप लोग ये लग रहा है कि बहुत ज्यादा धनुधारी हो आप लोग। ये काफी इंटरेस्टिंग आर्टिकल मुझे इसलिए लगा क्योंकि इनके द्वारा कंपेयर किया गया काफी शानदार तमिलनाडु और केरला के बीच में। अगर आप लोग थोड़ा सा समझेंगे यहां पर, जैसे कि आप लोग यहां पर देखिए, ये केरला हो गया, साउथ इंडिया का राज्य, ये भी तमिलनाडु हो गया। तो केरला मैंने बताया कर्नाटक और तमिलनाडु को टच करता है, और तमिलनाडु कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और केरला को टच करता है, ठीक है। बाकी दोनों ही राज्यों को अगर आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, इंपॉर्टेंट चीजें यहां पर पुदुचेरी, तो पुदुचेरी यहां पर पुदुचेरी हो गया, कराईकल पुदुचेरी हो गया और मेहे पुदुचेरी हो गया। तो जो पुदुचेरी के जो 3 डिस्ट्रिक्ट है वो यहीं पर ही आ जाते हैं, और चौथा डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश के अंदर है। तो ये भी कई बार क्वेश्चन पास में पूछे जा चुके हैं। अब बात करते हैं केरला और तमिलनाडु के बारे में। इनके द्वारा ये बोला गया अगर दोनों राज्यों को आप लोग कंपेयर करो, जैसे कि तमिलनाडु के अंदर कास्ट के ऊपर काफी ज्यादा फोकस दिया जाता है, ठीक है। तमिलनाडु के अंदर जो है कास्ट के डेटा को लेकर काफी ज्यादा फोकस किया गया। तो जो लोग डिमांड कर रहे हैं कि हम लोगों को कास्ट का डेटा इसलिए चाहिए ताकि यहां पर हम लोग सोसाइटी को अच्छे से इनहेंस कर सके, उनकी लिए वेल बीइंग के लिए पॉलिसी लेकर आ सके। काफी लार्ज स्केल पर बिहार के अंदर ये बातें की जा रही है। तो देखिए अगर आप लोग कंपेयर करोगे, ऑलरेडी आप लोगों को 2 तरीके के राज्य देखने को मिलेंगे। एक के जिसके पास में डेटा है ऑलरेडी, ठीक है, तो उन राज्यों में अगर आप लोग बात करें जिनके द्वारा कास्ट बेस्ड मोबिलाइजेशन अभी किया गया है, इसी के साथ में कई सारे प्रोग्राम चलाए गए। एक राज्य ऐसा जिसने सोशल डेमोक्रेटिक रूट फॉलो किया, तो तमिलनाडु के अंदर कास्ट बेस पर फोकस किया गया। केरला के अंदर अभी क्या किया गया, एक डेमोक्रेटिक रूट फॉलो किया गया कि सबको साथ में लेकर चलना है। जब इनको यहां पर चेक किया गया और यहां पर देखा गया एडल्ट लिटरेसी, इन्फेंट मोर्टेलिटी और कंजप्शन का जब फंडा निकल कर आया, तो यहां पर यह देखने को मिला कि इन सब चीजों को नॉर्मली काउंट किया था यूनाइटेड नेशन, जो यूएन का जो आंसर मिल गया आप लोगों का, ठीक है, याद रखना बोला था मैंने आप लोगों को। तो यूएन डेवलपमेंट जो प्रोग्राम है उसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है ह्यूमन जो डेवलपमेंट इंडेक्स। तो याद रखिएगा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कौन प्रस्तुत करता है, ये करता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है। तो यहां पर ये बोला गया यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा जब ये 3 इंडिकेटर चेक किए जाते हैं, इन तीनों इंडिकेटर को अगर आप लोग देखोगे यहां पर खासकर एससी के ऊपर इंप्लीमेंट कर, ठीक है, तो केरला के अंदर बेटर तरीके से देखने को मिलेगा तमिलनाडु से ज्यादा। जबकि तमिलनाडु क्या कर रहा है, वो कास्ट बेस यहां पर अप्रोच लेकर चल रहा है। केरला सबके लिए लेकर चल रहा है, पर फिर भी केरला तो केरला जो है बेसिकली आप लोगों को देखने को मिलेगा तमिलनाडु से काफी ज्यादा बेटर है यहां पर। तो ये इंडिकेटर बोले गए कि कास्ट के ऊपर क्यों घुस रहे हो भाई साहब, कास्ट से हटकर तो देखो एक बार ऊपर उठाकर। तो ये शत्रुमुर्ग की तरह जो आप लोगों ने गर्दन घुमा रखी है ना जमीन में, तो इसको बाहर निकालो और बुद्धि का इस्तेमाल करो, आप लोग समझ जाओगे। देखा नहीं मूवी का डायलॉग तो यही बातें हैं। तो ये अच्छी बात बोली गई यहाँ पर। इसी के साथ में अगर दूसरी साइड में आप लोग करेंगे, बात की जा रही है, आप लोग ऑलरेडी सेंसस काउंट करते हैं ना, सेंसस में सारा डेटा आता है कौन मेल है और कौन फीमेल है। आप लोगों ने वुमेन की कंडीशन कितनी सुधार ली जब आप लोगों को डेटा का पता है ऑलरेडी। वुमेन तो आज के डेट में भी काफी ज्यादा डिप्राइव है, काफी ज्यादा इनइक्वालिटी फेस कर रही है। तो वुमेन के बारे में आप लोगों ने क्यों नहीं बात की। इवन अभी आप लोगों को देखने को मिलेगा हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा कमेंट किया गया कि 50% जुडिशरी होनी चाहिए वुमेन के अंदर, जो जुडिशरी में वुमेन होनी चाहिए। जबकि ओनली अगर सुप्रीम कोर्ट में हायर जुडिशरी में आप लोग जाओगे 33+1 यानी कि 33 जज हैं और एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो गए। मतलब सुप्रीम कोर्ट में कुछ आप लोगों से कितने टोटल जज हैं, तो 34 जज, क्या हो रहा है आज 34 यानी कि 34। देखो होता क्या है, जब दोनों चीजों को साथ में लेके चलते हैं ना, हिंदी भी बोलनी है इंग्लिश भी बोलनी है, तो उस टाइम पे ऐसी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। कई सारे बच्चे बोलते हैं सर इंग्लिश में ज्यादा बोलने लगे हो, थोड़ी हिंदी भी यूज कर लिया करो। मतलब जो हिंदी बैकग्राउंड से होते हैं, तो कई सारी प्रॉब्लम देखने को मिल रही है अभी। जैसे कि यूपीएससी का रिजल्ट आया, बहुत सारे मेल आए, ठीक है, कि सर हिंदी बैकग्राउंड का रिजल्ट इतना गंदा क्यों आ रहा है, ठीक है। तो यार देखने को मिलेगा आप लोगों को नॉर्मली
एक पैटर्न बेसिकली अगर आप लोग समझकर चलोगे तो कम से कम थोड़ा तो इंग्लिश पर आप लोगों को फोकस देना पड़ेगा, क्योंकि अगर एक आईएएस ऑफिसर एज ए सेलेक्ट हो रहे हो तो कल को चलकर कोई भी कंट्री, जैसे यहाँ पर हमारी कंट्री में इन्वेस्टमेंट हो रहा है, कोई प्राइवेट कंपनी आ रही है, किसी के साथ में डील करनी है, तो इंग्लिश एक हडल बन जाता है। तो इसको अपनी लाइफ में हडल मत बनने दो। लैंग्वेज है, ट्राई करो कि इसको अंडरस्टैंड करने की, ठीक है। तो मान लीजिए साउथ इंडिया में राज्य में जा रहे हैं, ठीक है, तो इंग्लिश अगर नहीं होगी कैसे काम चल पाएगा। तो बहुत सारे ऐसे इश्यूज देखने को आप लोगों को मिलेंगे, तो इंग्लिश से बचो मत, ठीक है। मैं भी एक हिंदी मीडियम का बंदा हूं, ठीक है, तो इंग्लिश को सीखो, इसके ऊपर फोकस करो, कम से कम इतना तो करो कि चीजों को अंडरस्टैंड कर सको, क्वेश्चन आ रहा है उसको पढ़ सको, ठीक है, कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये सारी चीजें थोड़ा सा आप लोगों को फोकस देकर चलनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसके बारे में याद रखना। एक बच्चा बोला है सर एसएलवी फैमिली से कोई यूपीएससी में सेलेक्ट नहीं हुआ क्या? यार देखो नॉर्मली क्या होता है, आज के डेट में आप लोगों को देखने को मिलेगा, न्यूज़पेपर उठाकर देखोगे सबने एक ही मतलब वही टॉपर है, सारे इंस्टीट्यूशन ने छाप रखे हैं, ठीक है। देखना न्यूज़पेपर उठा के, मतलब किसी भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन का नाम ले लो, सब में आप लोगों को कॉमन देखने को मिलेंगे सारे। बेसिकली होता क्या है, सारे इंटरव्यू प्रोग्राम चलाते हैं, और जब इंटरव्यू प्रोग्राम चलाते हैं तो वे क्या करते हैं, सबसे पहले उनका रोल नंबर मांगते हैं, ठीक है। तो रोल नंबर मांगते हैं तो उनके पास में सबके रोल नंबर आ जाते हैं, तो फिर वहां से उनको एक मौका मिल जाता है कि छापने का, इनका यहाँ से सिलेक्शन हुआ है, ठीक है। मेरे पास में किसी का रोल नंबर होता नहीं है, भूले बिसरे रहते हैं, फिर बाद में बताते हैं मतलब कि सर ऐसे सिलेक्शन हुआ है। एक की इंटरेस्टिंग स्टोरी मैं आप लोगों को बताता हूँ। ये तब की बात है जब मैंने चैनल स्टार्ट किया था, लगभग मुझे लग रहा है कि शायद 1.5 साल की बात होगी जब की बात थी। तो एक बच्चे के द्वारा मेल किया गया, मतलब वो लंबे समय से फॉलो कर रहा था मुझे, ठीक है, पॉलिटी देखी, करंट अफेयर देखा, तो उसका सिलेक्शन हुआ कि स्टेट पीसीएस के अंदर, नाम नहीं बताऊंगा मैं। उसने मुझे मेल किया, अब भी मतलब लगभग हो गए 3 महीने पहले लगभग, ठीक है। तो 3 महीने पहले मेल करके क्या कह रहा है, सर मैंने आपसे पढ़ा था और मेरा सिलेक्शन हुआ था स्टेट पीसीएस के अंदर, पर सर उस टाइम पर जो चैनल था वो बहुत छोटा था, तो मतलब मुझे लगा कि एक तरीके से मैंने आपका ना नाम लिया ना ही आपको मतलब मेल किया, मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने सोचा सर अब जो है मैं आपको इंटरव्यू देना चाहता हूँ। मुझे बड़ा सरप्राइज हुआ। मैंने कहा यार कोई तुम्हारी हेल्प कर रहा है अगर सिलेक्शन होने में, तो मतलब अगर उसको क्रेडिट नहीं देना तो मतलब ऐसा क्यों देख रहे हो, मतलब कोई नहीं, चलो नहीं भी क्रेडिट देना है तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, पर इस तरीके से बोलना कि चैनल छोटा था उस टाइम पर और अब बड़ा हो गया चैनल, अब मैं इंटरव्यू देना चाहता हूँ। तो मुझे अभी राजस्थान पीसीएस के हुए तो कई सारे बच्चों के मेल आए कि सर आप लोग आपको इंटरव्यू देना चाहते हैं, पर यार मेरे पास में मैंने अभी कोई ऐसा स्टेब्लिशमेंट ढांचा नहीं किया है जिसमें मैं बैठकर आप लोगों की इंटरव्यू ले सकूं। हाँ ये जरूर है कि आगे चीजें बहुत सारी होंगी, टेंशन मत लीजिए। तो जब चीजों को करेंगे आराम से, जिन जिनके सिलेक्शन हुए सबसे मिलूंगा, अभी टेंशन मत लीजिए, पढ़ते रहिए आराम से। तो अपना सिलेक्शन लीजिए, ठीक है। कोई नाम ले रहा है नहीं ले रहा है, नहीं मेल कर रहा है, उसके ऊपर फोकस मत कीजिए। सिलेक्शन हो रहा है ना तो बस सिलेक्शन लीजिए अपना और एंजॉय कीजिए, ठीक है। तो ऐसे भी मतलब मुझे बड़ा हंसी आई जब उसने बोला ना, मुझे ये बात बोली, मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी। कह रहा है कि सर उस टाइम पे चैनल छोटा था, अब थोड़ा बड़ा हो गया, तो सर मैं मतलब अब बड़ा हो गया चैनल, सर मैं इंटरव्यू देना चाहता हूँ। जब मैंने कई सारे ना इंडियन स्टेटिकल सर्विस के जो एग्जाम आए थे, आईईएस, वो आईईएस के रिजल्ट, उसके इंडियन स्टेटिकल सर्विस आईएसए वाले जो एग्जाम आए थे, तो उसके वाले मैंने कई सारे बताए ना, कई सारी रैंक आई थी वहां पर अंडर 100, तो सारी मैंने पोस्ट की थी उस टाइम पर। तो उसको देखकर उसके मन में लगा यार बता, मतलब सर को बताकर नहीं बताया, गलती कर दी, तो उसके लिए सॉरी बोला था। सॉरी मत बोलो यार, लाइफ में एंजॉय करो जहां पर भी आप लोग पहुंच गए हो। पर हाँ ये है कि जिस पोस्ट पर रहो वहां पर थोड़ा सा अच्छे से रहना, ये नहीं कि कुछ घपलाबाजी चल रही है, ठीक है। बस यही होगा, यही काफी मेरे लिए, ओके। मतलब समाज में इंपैक्ट पड़ रहा है ना, मुझको मेल करना इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर समाज में इंपैक्ट पॉजिटिव पड़ रहा है तो वो भी काफी है मेरे लिए, ठीक है। आप लोग देश के ऊपर फोकस करो, ओके। चलिए छोटी सी बात थी, जो भी है एंजॉय करें। मतलब हंसी आई मुझे जब उसने लिखा, चलो जो भी है आगे बढ़ता हूं, ठीक है। अभी यहां पर अगर बात करें, ऐसा नहीं है पहले सेंसस हम लोगों ने लिया नहीं है, सेंसस ऑलरेडी आ चुका था, अंग्रेजों के टाइम पर भी आया था 1931 में, ठीक है। नीति आयोग के बारे में बात करें तो इनके द्वारा भी यहां पर एक कमेटी बनाई गई थी अरविंद पनगरिया साहब की, पर लेकिन सेंसस आप लोगों ने प्रस्तुति नहीं किया जो 2011 में इकट्ठा किया गया था। ऑलरेडी जो सेंसस आप लोग इकट्ठा कर रहे हैं वो भी तो प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं, ऑलरेडी कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा है। मैंने कहा था कास्ट सारी कई सारी आप लोग को देखने को मिलेगी, एक ही कास्ट के कई सारे डिवीजन देखने को मिलेंगे, तो ये कई सारी बातें हैं। तो याद रखना मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर जो है उसके द्वारा डिक्लेयर किया जाता है अदर बैकवर्ड जो क्लासेस है, ठीक है। इसका सेंसस अभी आप लोगों को देखने को मिला, तो 2021 का जो सेंसस अभी इकट्ठा करने की बात की जा रही है उसके बेस पर बोल रहे हैं कि कुछ लेकर चलते हैं, ठीक है। तो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, चलिए थोड़ा सा सेंसस के बारे में थोड़ा सा रिवाइज भी कर लेते हैं, हल्का सा याद रखिएगा इसके बारे में। सेंसस जो है टोटल मिलाकर अगर बात करें 18 लैंग्वेज में अब की बार इकट्ठा किया जाना है, जो 22 शेड्यूल लैंग्वेज है, यानी कि जो 22 शेड्यूल लैंग्वेज है संविधान के अंदर, कौन से शेड्यूल में पता है, 8वें शेड्यूल में, ठीक है। याद रखना कई बार क्वेश्चन बन चुके हैं अभी जो मैंने आप लोगों को पेपर डिस्कस किए थे। तो 22 लैंग्वेज में से 18 लैंग्वेज में डिस्कस किया जाएगा, जिसमें इंग्लिश भी है इंक्लूडेड, ठीक है। तो यहां पर अगर एंड इंग्लिश, ठीक है। इसी के साथ में सेंसस जो है 2011 का था वो 16 लैंग्वेज में था, 22 लैंग्वेज में से, तो अब थोड़ा इंप्रूव कर दिया गया। तो 22 में से
18 लैंग्वेज तो ये होगी और बाकी एक इंग्लिश होगी, तो टोटल मिलाकर 19 लैंग्वेज है, ये याद रखना, कंफ्यूज मत होना। अब की बार पहली बार यहां पर जो है थर्ड जेंडर, जिसको नॉर्मली आप लोग अदर बोलते थे, उसको थर्ड जेंडर लिखा जाएगा, क्योंकि आप लोगों को पता है एक केस आया था अभी रिसेंटली, याद रखिएगा, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी ऑफ इंडिया का केस था 2014 का सुप्रीम कोर्ट का, जिसके चलते मेल और फीमेल के साथ में ट्रांसजेंडर यानी कि जो किन्नर होते हैं उनको थर्ड जेंडर बना दिया। तो ये काफी अच्छी बात है। तो 5 लाख के करीब जो पॉपुलेशन थी जिनको अदर बोला जाता था, अब उनको यहां पर थर्ड जेंडर लिखा जाएगा, तो ये चेंज देखने को मिलेगा। 140 साल की हिस्ट्री अगर सेंसस की आप लोग उठाकर देखोगे तो यहां पर अब की बार क्या देखने को मिल रहा है, काफी कुछ चेंज किया जा रहा है, जैसे कि ऑनलाइन चीजें आप लोग को देखने को मिलेगी। तो ऑनलाइन बेसिकली मोबाइल ऐप के थ्रू बेसिकली डेटा इकट्ठा किया जा रहा है, और सेंसस जो है ये लगभग जो है आप लोगों को सामने डेटा निकल कर आएगा, अभी नहीं है, बेसिकली 2024-25 तक आप लोगों को डेटा देखने को मिलेगा। तब तक कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आ रहा है तो 2011 का सेंसस का ही डेटा आप लोग यहां पर यूज करना है, या फिर आप लोग लिख पाओगे। देखिए सेंसस का एक प्रोसीजर होता है, ऐसा नहीं कि झट मंगनी पट दिया। सेंसस में आप लोगों को देखने को मिलेगा लंबे समय तक डेटा चलता है, जैसे कि 2011 का सेंसस का डेटा भी रिसेंटली पब्लिश किया गया, जिसमें माइग्रेशन के बारे में बातें की गई, ठीक है। तो ये चीजें चलती रहती हैं, तो इसको नहीं आप लोग कंफ्यूज होना है। कंडक्ट के बारे में अगर बात करें, कौन कंडक्ट कराता है, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया आप लोग कंडक्ट कराते हुए नजर आएंगे, ठीक है, जो कि होम मिनिस्ट्री के अंडर में आता है। पहला सेंसस जो था हमारे देश में 1951 में कंडक्ट कराया गया, ठीक है, अंडर द किसके तहत, यहां पर सेंसस ऑफ इंडिया एक्ट 1948 यानी कि 1948 का। अगर सेंसस 2011 के बारे में बात करें तो ये 15वां सेंसस था। 15वां सेंसस कैसे था, आजादी के बाद में, बेसिकली 15वां सेंसस कैसे था याद रखना, जब स्टार्टिंग से हम लोगों ने सेंसस काउंट करना स्टार्ट किया 1872, क्योंकि 10 साल का रहता है, पर लेकिन ये 7वां था। अगर बात करें नॉर्मल तरीके से, अगर बात करें आजादी के बाद में ना 51 से, तो 7वां था। अभी जो आएगा यहां पर 2021 का, तो याद रखना वो कब, वो कैसा सेंसस होगा, वो होगा 8वां सेंसस। 8वां सेंसस कब होगा, आजादी के बाद में, पर लेकिन टोटल अगर लगाओगे तो वो होगा 16वां सेंसस, ठीक है। तो इस तरीके से याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूज मत होना। 2 फेज में रहता है, पहले घरों को लिस्टिंग किया जाता है, हाउसिंग सेंसस, फिर पॉपुलेशन के बारे में बात की जाती है, ठीक है। तो ये होगी इसके बारे में। थोड़ा सा और हिस्ट्री बता दूं, क्योंकि पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है सेंसस से क्वेश्चन आप लोगों को पूछ लिया जाएगा, तो थोड़ा सा रिवीजन और कर लीजिए। ऋग्वेद में सेंसस के बारे में मेंशन है पुराने टाइम पे। इसी के साथ में जो कौटिल्य के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा, इनके द्वारा अर्थशास्त्र में सेंसस देखने को मिलेगा, यहां पर भी बात की जा रही है। इवन मुगल जो दरबार में आप लोग जाओगे तो आईने अकबरी जो थी यहां पर, इसमें भी सेंसस के बारे में बात की गई, पॉपुलेशन और इन सब के बारे में। तो सेंसस पहले से ही कंडक्ट कराया जा रहा है, ऐसा नहीं कि अभी सेंसस हम लोग कंडक्ट करा रहे हैं। कुछ और इंपॉर्टेंट बातें, पहला सेंसस जो था ये 1830 में हेनरी वोल्टर के द्वारा ढाका, आज की डेट में आप लोग ढाका में देखने को मिलेगा, बेसिकली उस टाइम पर बांग्लादेश हमारे देश का पार्ट था, तो यहां पर सेंसस था। बाकी आगे चलकर फिर सेकंड सेंसस कंडक्ट कराया गया 1836 में, 37 में, यहां पर ये बेसिकली सेंट जो जॉर्ज थे, फोर्ट सेंट जॉर्ज, तो यहां पर इनके हिसाब से बेसिकली ये सेंसस कंडक्ट कराया गया, और ये गवर्नमेंट का डेटा है, मैं नहीं बोल रहा हूं यहां पर। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है आप लोगों से कि यहां पर जो कंडक्ट कराया गया था, यहां पर ये सेकंड सेंसस, ठीक है। पहला सेंसस याद रखना यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, तो गवर्नमेंट की वेबसाइट के हिसाब से डेटा है ये, ठीक है। तो क्वेश्चन बन सकता है। 2 तरीके से डिवाइड किया था, एक तो था यहां पर पहले नॉन सिंक्रोनस सेंसस, यानी कि छोटे से एरिया में करा दिया, पता चला बिहार में करा दिया, उत्तर प्रदेश में करा दिया, ठीक है, ऐसे तरीके से ये होता था यहां पर 1860 में, 1872 में। फिर 1872 में जब आगे चले, पहला सेंसस जब यहां पे आया तो ये भी नॉन सिंक्रोनस था, ठीक है। तो लॉर्ड मायो के द्वारा यहां पर बेसिकली ये सेंसस कंडक्ट कराया गया, ठीक है। तो मियाओ मियाओ करके मायो यहां पर सेंसस कंडक्ट करा रहे थे। फिर आगे चले, अगर पहला सेंसस जो प्रॉपर आया ये था 1881 का, ठीक है। तो यहां से हमारे देश की सेंसस की हिस्ट्री काउंट हुई प्रॉपर वे में, ठीक है। तो ये WC जो यहां पर पोल्ड एंड सेंसस आप लोगों को कमीशन रहते देखने को मिले उस टाइम पर। तो इस तरीके से उस टाइम पर जम्मू एंड कश्मीर साइड में था, इसको काउंट नहीं किया गया। तो इस तब से लेके अब तक का 1881 से लेके अब तक का हर 10 साल में सेंसस देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो इस सेंसस की पूरी हिस्ट्री बता दी और रिवीजन भी आप लोगों को हो गया, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और ये कास्ट सेंसस के बारे में जो बात की, तो ये वाला जरूर याद रखिए, क्वेश्चन बन सकता है। और अभी 2011 में, तो 31 में और 2011 में डेटा इकट्ठा किया गया। तो बोला ये जा रहा है कि ऑलरेडी क्यों आप लोग इन चीजों के पीछे पड़ रहे हो, जब आप लोग ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को लेकर लोगों का डेवलपमेंट कर सकते हो, और सेंसस में तो आप लोग महिलाओं को काउंट करते हो अलग से, कितनी महिला की पॉपुलेशन है, उनकी लाइफ में क्यों नहीं इंप्रूवमेंट हुआ है फिर। तो ये बातें यहां पर बोली गई है। तो कैसा लगा आर्टिकल, मुझे पर्सनली काफी अच्छा लगा, मैंने कहा बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की गई चीजें, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं, ओके। आइए अब आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। ये आर्टिकल भी काफी प्यारा है और इसके बारे में आप लोग क्वेश्चन भी एक लिख सकते हैं। बोला जा रहा है कि इन इंडिया फ्लड आर द मोस्ट कॉमन एंड फ्रीक्वेंट ओकरिंग सोर्स ऑफ द डिजास्टर, यानी कि एक तरीके से जो फ्लड है, जो बाढ़ है, उसकी वजह से काफी लार्ज स्केल पर हमारे देश में डिजास्टर आता है, यानी कि एक तरीके से काफी लार्ज स्केल पर आप लोगों को देखने को मिलेगा आपदा आती है, ठीक है। और बोला गया कि इन द लाइट ऑफ दिस स्टेटमेंट एनालाइज द नीड ऑफ इंटीग्रेटेड फ्लड मैनेजमेंट फ्रेमवर्क इन इंडिया, यानी कि हमारे कंट्री में जो फ्लड मैनेजमेंट फ्रेमवर्क है उसको एनालाइज आप लोगों को करना है। तो इसको आप लोग अगर स्टेट पीसीएस की तैयारी करें तो 100 से लेकर 150 शब्द में लिख लेना, और अगर यूपीएससी की तैयारी करें तो 200 से लेकर 250 शब्द में लिख लेना, ठीक है। इसके बारे में बात
बात करते हैं। फ्लड को अगर आप लोग देखोगे नॉर्मली क्या होता है, जैसे ऐसे नॉर्मल कोई रिवर चल रही है तो नॉर्मल है, ठीक है, अपने कोर्स में जा रही है, पर लेकिन अगर पूरा इस तरीके से बढ़कर चीजें आई निकल कर, तो इसका मतलब है कि फ्लड बन गई है, ठीक है, तो आसपास वाले एरिया में फैल गई है यहाँ पर। तो फ्लड लाइक कंडीशन फिर क्या करती है, फिर चीजों में त्रासदी आप लोग को देखने को मिलेगी, कहीं घर बह रहे हैं, कहीं चीजें टूट रही हैं, कहीं गाड़ियां बह रही हैं, तो ये सारी दिक्कतें आप लोग यहाँ पर निकल कर आती है, ठीक है। तो पूरे बर्बादी आप लोगों को देखने को मिलेगी जब फ्लड इस तरीके से निकल कर आएगी। तो इसी के बारे में अगर आप लोग देखिए, अभी फिलहाल हमारी कंट्री में अगर फ्लड के बारे में आप लोगों से बात करूं तो एक फ्लड अगर प्रोन जोन के बारे में आप लोग बात करें तो कहां कहां पर, एक तो सबसे ज्यादा फ्लड आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगी जो गंगा रिवर वाला सिस्टम है, ठीक है, तो यहां पर सबसे ज्यादा फ्लड देखने को मिलेगी। इधर आप लोग यहां पर फ्लड देख सकते हैं, ये पर्टिकुलर एरिया गुजरात साइड में आप लोग फ्लड देख सकते हैं, ठीक है, और यहां पर जो बेसिकली ब्रह्मपुत्र रिवर होगी ये फ्लड देख सकते हैं। तो फ्लड जो है अलग अलग एरिया में अलग अलग रिवर जो है वो काफी लार्ज स्केल पर रोल प्ले करती हुई नजर आती है अगर फ्लड के बारे में आप लोग बात करेगा। तो फ्लड के अगर कोज पूछने लगे आप लोगों से तो रीजन क्या होते हैं, तो इनको लिखने के लिए आ जाए तो आंसर आप लोग एक अच्छा लिख पाओगे, तो याद रखना यहाँ पर। तो यहाँ पर अर्बन फ्लड नॉर्मली अगर बात करें शहरों वाले में, हालांकि गांव में शहरों में आप लोगों को दोनों जगह फ्लड देखने को मिलती है, तो बोला गया यहाँ पर डायरेक्ट फैक्टर क्या है और इनडायरेक्ट फैक्टर क्या है। डायरेक्ट फैक्टर में नेचुरल भी हो सकते हैं और अर्बनाइजेशन भी हो सकते हैं। तो नेचुरल में क्या होगा, जैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ठीक है, बहुत ज्यादा बारिश हो गई, बहुत ज्यादा चीज होगी, अभी साइक्लोन आप लोगों को देखने को मिल रहा है, साइक्लोन के बारे में भी बात करूंगा आप लोगों से, जो अभी आप लोगों को उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में देखने को मिल रहा है उसके बारे में जानेंगे। हैवी रेनफॉल देखने को मिलेगा, तो ये सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलती है। एक पर्टिकुलर सोसाइटी में अगर आप लोग रहते हैं तो उसमें दुनिया भर के घर होंगे, छोटे से एरिया में दुनिया भर की एसी लगी होंगी वहां पर, तो काफी लार्ज स्केल पर एक हीट बबल बन जाता है वहां पर। तो जैसे वो हीट होती है काफी ज्यादा तो हॉट बबल हो जाता है, तो जैसे ही हॉट बबल होता है तो वहां पर एक माहौल बनता है बारिश का, तो धड़ाधड़ बारिश आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो ऐसे करीब अर्बन एरिया में काफी लार्ज स्केल पर आप लोगों को चीज देखने को मिलेगी। एनक्रोचमेंट किया जा रहा है, यानी कि जो भी नदियां हैं नाले हैं उनको भरा जा रहा है गंदगी से, आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। रोड साइड में आप लोगों को देखने को मिलेगी कई सारी दिक्कतें, ठीक है। तो डेवलपमेंट ऐसा चल रहा है कि पता नहीं कहां कहां से क्या क्या निकाल कर चल रहे हैं। तो ये सारी चीजें हैं, लोगों का एटीट्यूड, गंदगी आ रही है नालों में फेंके जा रहे हैं, उसको जैसे वहां से पानी निकलने का रास्ता था वो बंद कर दिया, ठीक है। इस तरीके से कहीं पर भी वेस्ट मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है ढंग से, और इवन यहां पर कई सारी दिक्कतें आप लोगों को देखने को मिलेगी लोगों के नेचर को लेकर। तो हमारा नेचर भी कहीं ना कहीं फ्लड को जो है वो एक तरीके से आज के में एक न्योता देता है, ठीक है, तो इसको समझना पड़ेगा। तो यहां पर अगर बात करें तो फ्लड के बारे में नॉर्मल तरीके से, तो यहां पर अगर इसके लिए आप लोगों को डिजास्टर मैनेजमेंट करना है तो ये डिजास्टर मैनेजमेंट का टॉपिक है आप लोगों को सिलेबस के अंदर में, तो सिलेबस को साथ में लेकर बैठा कीजिए, ठीक है, तो तभी आप लोग चीजों को अच्छे से कर पाएंगे। तो सबसे पहले आप लोग क्या करते हैं, एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं कि हाँ यार क्वेश्चन आ जाए वो छूटे ना, तो ऐसे ही प्रिपरेशन यहां पर करनी पड़ती है। फिर क्या होता है, रेडी हो जाते हैं आप लोग, पता चला डिजास्टर आ गया फ्लड, ठीक है, तो आप लोग इमरजेंसी रेस्पॉन्स में क्या करेंगे, फटाफट उसका कोई ना कोई सोल्यूशन निकालेंगे। जो डूब गए हैं, बच गए हैं, टूट गए हैं, फूट गए, उनको आप लोग जल्दी से रिकवर करोगे और रिहेबिलिट करोगे। तो सबसे पहले बिफोर इंपैक्ट है यहाँ पर, ड्यूरिंग इंपैक्ट है फिर यहाँ पर, और फिर आफ्टर इंपैक्ट है। तो तीन पार्ट में डिवाइड किया जाता है किसी भी मैनेजमेंट को, यानी कि पहले क्या तैयारी करनी है, जब वो प्रॉब्लम आ गई है तब क्या करना है, और उसके बाद में जब प्रॉब्लम चली गई तब क्या करना है। कोरोना वायरस से पहले क्या करना था, कोरोना वायरस के टाइम पे क्या करना है, और कोरोना वायरस चला जाएगा तब क्या करना है। तब भी जाने के बाद भी मास्क वगैरह, सैनिटाइजेशन वगैरह ये नहीं छोड़नी है, क्योंकि ये ऐसी बीमारी है जो जाने वाली नहीं है, यहीं पर ही रहने वाली है। हाँ, आप लोग कितने समझदार इसको टैकल कर पाएंगे वो देखने वाली बात होगी। तो हमारे देश में अगर फ्लड के बारे में आप लोगों से बात करूं, खासकर नेपाल के बारे में अगर आप लोग बात करते हैं, तो नेपाल से हमारी कंट्री में बिहार के अंदर काफी लार्ज स्केल पर फ्लड देखने को मिलता है, ठीक है। तो इसको अगर आप लोग थोड़ा समझेंगे, अगर आप लोगों से मैप में क्वेश्चन में पूछ लिया जाए आप लोगों से, याद रखेगा नेपाल को हमारी कंट्री कौन कौन से राज्य टच करते हैं, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल भी टच करता है, याद रखना ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और यहां पर सिक्किम टच करता है। सबसे बड़ा एरिया कौन टच करता है, तो आप लोगों को ये बताना है, तो सबसे बड़ा एरिया टच करता है उत्तर प्रदेश, ठीक है, ये याद रखना। एक बच्चे के द्वारा क्वेश्चन पूछा गया था, बिहार दूसरे नंबर पर है। तो यहां पर बिहार में आप लोगों को काफी लार्ज स्केल पर जो रिवर है वो यहां पर तबाही मचाती हुई नजर आएगी। तो अगर कल को चलकर हम लोग नेपाल के अंदर प्रॉपर अगर सिस्टम को स्टैब्लिश कर पाते हैं, वहां पर प्रॉपर एक तरीके से यानी एनर्जी के प्रोजेक्ट लगा पाते हैं, तो काफी ज्यादा फ्लड को हम लोग मैनेज कर पाएंगे। तो उसके चलते हम लोगों को काम करना चाहिए, हालांकि काम भी इसमें किया गया है काफी। तो अभी कुछ बातें समझते हैं अगर फ्लड के बारे में। फ्लड अगर बात करें इंडिया में मोस्ट कॉमन फ्रीक्वेंटली ओकरिंग आप लोगों को ये डिजास्टर देखने को मिलेगा। अगर बात करें डेटा के हिसाब से, तो नेशनल फ्लड कमीशन जो है वो ये बताता है कि 40 मिलियन हेक्टेयर के करीब हमारी कंट्री में जो जमीन है वहां फ्लड आप लोगों को देखने को मिलेगा। 60% जो फ्लड आप लोगों को देखने को मिलती है वो पानी की वजह से आती है, रिवर यानी कि जो नदियां होती हैं। 40% जो फ्लड आती है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखना, स्टेटमेंट देकर क्वेश्चन बना देगा, ठीक है। यहां पर ये साइक्लोन की वजह से देखने को मिलेगी, या फिर जो यहां पर एक पेनिसुलर रिवर है, यानी कि साउथ इंडिया के अंदर जो रिवर है उनमें आप लोगों को बेसिकली साइक्लोन की वजह से, जैसे अभी आप लोग देख रहे हैं उड़ीसा में, ये आंध्र प्रदेश या इस पर्टिकुलर रीजन में, अपना बे ऑफ बंगाल वाले रीजन में अभी जो साइक्लोन देखने को मिल रहा है, तो उसकी वजह से बाढ़ आ जाती है, तो ये काफी ज्यादा खतरनाक हो जाता है। अगर फ्लड में बात करें देश के अंदर में 27% फ्लड डैमेज देखने को मिलेगा सबसे ज्यादा बिहार के अंदर में, 30% उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के अंदर,
फ्लड की वजह से दिक्कत आती है। पंजाब और हरियाणा में 15% आप लोगों को ये चीजें देखने को मिलेगी। तो ये बेसिकली अगर आप लोग बात करें, ये नॉर्थ इंडिया के बारे में मैंने बात की, जो कि गंगा रिवर सिस्टम की वजह से इंपैक्ट पड़ता हुआ आप लोगों को नजर आता है। वैसे अगर देखेंगे तो उत्तराखंड में 2013 में हजारों लोगों की जान चली गई यहां पर, ठीक है। कश्मीर के अंदर, चेन्नई के अंदर, केरला के अंदर, इसी के साथ में पटना के अंदर और मुंबई के अंदर भी आप लोगों को फ्लड देखने को मिली। तो टाइम टू टाइम फ्लड जो है वो काफी लार्ज स्केल पर देखने को मिलेगी। इसीलिए मैंने आप लोगों को बताया कि फ्लड प्रोन जोन आप लोगों को बता दिए, तो ज्योग्राफिकल लोकेशन भी अगर माइंड में क्लियर रहेगी तो आप लोग कंफ्यूजन नहीं देखने को मिलेगा। अब फ्लड के बारे में बात करें, एनुअली 8 मिलियन हेक्टेयर जो है, अबाउट यहां पर 3.7 मिलियन हेक्टेयर में क्रॉप है जहां पर काफी ज्यादा इफेक्टेड होती है, यानी कि उन एरिया में बाढ़ आती है जहां पर लोगों की खेती होती है। तो इसकी वजह से कई सारे लोगों की तो एक तरीके से रोजी रोटी निपट जाती है, इसलिए कई सारे किसान फिर सुसाइड करते हुए नजर आते हैं। तो ये फैक्टर है जो कि इंपैक्ट डालने वाले आप लोग को देखने को मिलेंगे। गंगा और ब्रह्मपुत्रा और मेघना के बारे में अगर बात की जाए तो यहां पर भी देखने को मिलेगा 60% ऑफ टोटल रिवर जो फ्लो है वो यहां से निकल कर आता है और सबसे ज्यादा फ्लड आप लोग को इन्हीं एरिया में देखने को मिलेगी। तो इनके ऊपर हम लोग काम कर सकते हैं, इन सब चीजों को हम लोग सोचकर चल सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट फ्लड मैप अगर बात करें, यहां पर आप लोग देखते हैं, यहां पर बेसिकली ये फ्लड जो है यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा कि किस तरीके से कहां पर चीजें, जैसे कहीं पर भी कोई ऐसा एरिया नहीं है जहां पर फ्लड नहीं देखने को मिल रही हो आप लोगों को, खासकर बड़ी बड़ी सिटी अगर बात करें, ठीक है। जैसे कि चंडीगढ़ हो गया, न्यू दिल्ली हो गया, जयपुर हो गया, ये भोपाल हो गया, इंदौर हो गया, बेंगलुरु हो गया, ठीक है, पुदुचेरी हो गया, अमरावती हो गया, ठीक है, तो भुवनेश्वर हो गया, कोलकाता हो गया, वाराणसी हो गया, इलाहाबाद हो गया, ठीक है। तो कई जगह आप लोगों को अनप्लान्ड चीजें देखने को मिलेगी, कई जगह आप लोगों को ओवरलोडेड चीजें देखने को मिलेगी। जैसे यहां पर बोला गया बेसिकली चंडीगढ़ में ओवरलोडेड एग्जिस्टिंग ड्रेनेज सिस्टम, तो इसकी वजह से अनप्लान्ड इलाहाबाद में डेवलपमेंट बोला गया है, ठीक है। अलग अलग एरिया में अलग अलग रीजन देखने को मिलेंगे। भुवनेश्वर में नो सीवरेज ट्रीटमेंट, प्रॉपर ढंग से सीवरेज ट्रीटमेंट किया नहीं जाता है, ठीक है। भोपाल के अंदर भी पुअर ड्रेनेज सिस्टम देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से अलग अलग एरिया में अलग अलग रीजन होते हैं, पर लेकिन मोटे मोटे तौर पर अगर कुछ लिखने के लिए आए तो सारे रीजन आप लोग काउंट कर सकते हैं कि हाँ इन रीजन की वजह से जो है वो फ्लड आती है। और मैक्सिमम रीजन आप लोग को आज के डेट में यहाँ पर मैन मेड डिजास्टर देखने को मिलेंगे, यानी कि इंसानों के द्वारा की गई हरकतों की वजह से आप लोग को ये दिक्कतें देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये बेसिक मैंने आप लोगों को फ्लड के बारे में यहाँ पर डिस्कस किया, तो सारा एक ओवरव्यू मैंने आप लोगों को यहां पर बता दिया। और अगर डिटेल में आप लोगों को देखना है तो मैंने यहां पर इसके नोट्स भी आप लोगों को दे रखे हैं। इससे क्लाइमेट की वजह से इंपैक्ट होगा, रेनफॉल की वजह से, ट्रांस जो नेशनल रिवर है उनकी वजह से, अर्थक्वेक की वजह से भी यहां पर आ जाता है, ठीक है। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर याद रखिएगा, अर्थक्वेक जिसके बारे में बात करें, अर्थक्वेक डिजास्टर रिस्क इंडेक्स, तो आप लोगों से पूछे किसके द्वारा तैयार किया था, तो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के द्वारा तैयार किया था, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो ये हो गए नेचुरल। अगर ह्यूमन के बारे में आप लोग बात करेंगे तो अनप्लान डेवलपमेंट, अर्बन फ्लडिंग और इसी के साथ में प्री डिजास्टर जो प्लानिंग होती है उसको जो इग्नोर करते हैं उसकी वजह से यहां पर ये दिक्कतें देखने को मिलेगी, ठीक है। तो सारी बातें जो राम कथा मैंने सुनाई है अभी आप लोगों को, तो उसका नोट्स भी आप लोगों के सामने, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो फ्लड के बारे में कुछ भी लिखने के लिए आएगा, प्रीलिम्स से क्वेश्चन पूछेंगे क्या क्या फैक्टर है, तो सारी चीजें आप लोगों को बता पाओगे, ठीक है। तो कंफ्यूजन नहीं रखना है। बाकी कुछ रिवर अगर आप लोग देखना चाहते हैं, ये कुछ रिवर है हमारी कंट्री में, 80% जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन हमारे देश में और 4% आप लोगों को रिन्यूएबल वाटर देखने को मिलेगा। तो यहां पर मैक्सिमम जो चीजें हैं वो आप लोगों को देखने को मिलेगी। अगर अरेबियन साइड में देखें तो नर्मदा, ताप्ती, ये साबरमती और पूर्ण रिवर, ठीक है। बे ऑफ बंगाल में जाएंगे तो गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, मेघना, महानदी, कृष्णा और गोदावरी, ठीक है। तो ये कई तरीके से ये रिवर सिस्टम है, ट्रिब्यूटरीज भी है इनके बारे में, तो हल्का सा कुछ आइडिया आप लोग इनके बारे में रख सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली आप लोगों को बताया। अब नेक्स्ट जो आर्टिकल आप लोगों के सामने आने वाला है उसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान से सुनिएगा, यहां पर भी कई सारी इंपॉर्टेंट बातें आप लोगों को जानने को मिलने वाली हैं। ये बेसिकली एजुकेशन सिस्टम के बारे में यहां पर बात कर रहे हैं। एक कमेटी यहां पर दी गई है, याद रखिएगा, इसका नाम है रंजन कमेटी। तो रंजन कमेटी अगर आप लोगों से पूछे तो इसके बारे में याद रखिएगा, ठीक है। तो किससे रिलेटेड है यहां पर ये, तो ये नीट के बारे में बेसिकली बात करें, यानी कि नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, तो रंजन कमेटी इससे रिलेटेड, ठीक है। तो क्वेश्चन बन जाए तो कंफ्यूज मत होना है। रंजन कमेटी के द्वारा यहां पर जो रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, तो बोला जा रहा है कि कई सारी चीजें ऐसी हैं जो यहां पर नीट एजुकेशन में जो बच्चे हैं उसके ऊपर फोकस काउंट करना चाहिए था। मैक्सिमम अगर तमिलनाडु के बारे में बात की जा रही है, 2.5 के करीब जो लाख बच्चे हैं, ये बोला जा रहा है कि वो आज के दिन में उनकी इनकम 2.5 लाख से नीचे है, सॉरी मतलब मैक्सिमम जो है यहाँ पर 2.5 लाख से नीचे जो इनकम वाले हाउस होल्ड वाले बच्चे हैं उनको काफी सारी दिक्कत देखने को मिलेगी। बोला क्या गया, बोला यहाँ पर यह गया जब तक नीट नहीं आया था तब तक यहां पर अगर आप लोग देखिए गांव से जो बच्चे आ रहे हैं और अर्बन एरिया से बच्चे आ रहे हैं मेडिकल साइड में, और जब नीट आ गया तब आप लोगों को क्या फर्क देखने को मिलेगा। जो गांव वाली साइड से जो बच्चे आ रहे हैं यहां 62% थे अगर बात करें, और यहां पर आप लोगों को 65% देखने को मिलेंगे, जबकि आगे आते हैं यहां पर 2 साल में ये 55 हो गए और यहां पर 48 हो गए, ठीक है। क्या सॉरी, यहां पर अगर बात करिए, डकार आ गए खाया है नहीं कुछ, पानी पिया, अब तक डकार आ रही है।
अर्बन के बारे में बात करें तो यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा अर्बन एरिया का बढ़ गया है, ठीक है, यानी कि एक तरीके से आप लोगों को देखने को मिलेगा अर्बन एरिया में जो बच्चे सेलेक्ट होने वाले हैं उनकी संख्या बढ़ गई है और गांव वाले एरिया में जो बच्चे सेलेक्ट होने वाले हैं उनकी संख्या घट गई है। तो तमिलनाडु ने क्या सिस्टम किया कि जो सेकेंडरी एजुकेशन के बारे में जो 12वीं क्लास पास करके आते हैं उसके बेस पर आप लोग एडमिशन यहां पर लोगे, ना कि अलग से नीट का एग्जाम कंडक्ट कराओगे। तो तमिलनाडु के अंदर ये स्टेप उठाया गया, तो उसी के चलते यहां पर बार बार बातें डिस्कस की जा रही है। तो इसको आगे लेकर चलना चाहिए किस तरीके से, तो ये बात की जा रही है। तो बोला ये जा रहा है कि एडमिशन जो बेस किया जा रहा है सेकेंडरी मार्क्स के ऊपर, तो उसको यहां पर बेसिकली अगर देखा जाए तो इससे फायदा उनको देखने को मिलेगा जो आज के दिन बाहर जाकर कोचिंग नहीं कर पाते हैं, जिनके पास में ज्यादा पैसे नहीं है, ठीक है, एक तरीके से ठीक ठीक फैमिली से आते हैं वो तो अपना अच्छे खासे पैसे खर्च करते हैं लाखों आराम से कोचिंग में और फिर जहां पर चाहे एडमिशन ले सकते हैं। तो इस तरीके से समझ सकते हैं। तो गवर्नमेंट के बारे में अगर बात करें तो गवर्नमेंट स्कूल के जो स्टूडेंट है पहले 38% थे यहां पर और पोस्ट नीट जो है वो 3 से 4% रह गए, यानी कि ये हालत आप लोगों को देखने को मिलेगी जो गवर्नमेंट स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं 12 से पहले, यानी कि उनकी खस्ता हालत हो रखी है यहां पर अगर बात की जाए तो आज की डेट में बात करें तमिलनाडु में तो बुरी कंडीशन हो गई इसको लेकर। तो इसी के चलते यहां पर इसको इंप्रूव करने की बात की जा रही है। तमिलनाडु के बारे में बात करें, अभी यहां पर बात करें यहां पर परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स में तमिलनाडु काफी नीचे था साउथ इंडिया के स्टेट में बात करें तो इसके बारे में याद रखिए। तो आप लोगों से पूछ ले कोई क्वेश्चन, परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स कौन तैयार करता है, तो एजुकेशन मिनिस्ट्री तैयार करती है। तो राइटर घुमा फिराकर ये बोल रहे हैं कि यार इन चीजों को थोड़ा समझना चाहिए, ठीक है, कि नीट के एग्जाम में जो गांव वाले गरीब तबके के सेक्शन पर काफी ज्यादा इंपैक्ट डाला है, ठीक है। नीट क्या है यहां पर अगर थोड़ा सा रिविजन करा दूं तो नेशनल एलिजिबिलिटी कम इंटरेस्ट टेस्ट इसको बोलते हैं। तो यहां पर इससे पहले ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट हुआ करता था, उसको रिप्लेस कर ये बनाया गया। तो एमबीबीएस, बीडीएस, आयुष में कहीं पर भी एडमिशन लेना है तो नीट के थ्रू आप लोग जाओगे। एग्जाम कौन कंडक्ट कराता है, तो नेशनल टेस्टिंग जो एजेंसी है वो कंडक्ट कराती है और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर में आती है। तो यानी कि नीट जो है यहां पर ये प्री जो यहां पर बेसिकली पहले जो हुआ करता था ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट उसको रिप्लेस कर दिया है नीट ने, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है यहां पर। और एनटीए जो है यहां पर ये काम करती है, ठीक है। एनटीए के यहां पर ये नेशनल टेस्टिंग बेसिकली एजेंसी है जो यहां पर हमारी कंट्री में भी देखने को मिल रही है। विनीत जोशी इसके डायरेक्टर हैं और यहां पर ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम मींस जेई, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट को यहां पर कॉमन मैनेजमेंट या एडमिशन टेस्ट, ग्रेजुएट जो बेसिकली फार्मेसी एप्टीट्यूड टेस्ट सारे यहां पर अब इसी के थ्रू कंडक्ट कराए जाते हैं। तो यहां पर ये जो कमिटी मैंने बताई है ये आप लोग याद रखिएगा, इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है। इसी के साथ में यहाँ पर परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स के बारे में आप लोगों से कोई पूछ ले, तमिलनाडु के अंदर चेंज किया गया है। बाकी एजुकेशन के बारे में आप लोगों को बताया था, हमारी कंट्री में कंपलसरी एजुकेशन यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगी 6 से लेकर 14 साल के बच्चों के लिए, यानी कि 8वीं तक का क्लास बोला गया है 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करने के बाद में कि आर्टिकल 221 के तहत कि फंडामेंटल राइट होना चाहिए, ठीक है। तो स्वर्ण सिंह कमेटी के द्वारा मैंने बताया अभी ये सारी बातें आप लोगों को, तो कंफ्यूज मत होना, क्वेश्चन डायरेक्ट आप लोगों से एग्जाम में बन जाते हैं, ठीक है। तो एक बेसिक न्यूज हो गया यहाँ पर, इसके बारे में याद रखिएगा। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल निकल कर आ रहा है ये बात करें क्वाड और एयू के यूएस के बारे में, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएस ये इनके बारे में बेसिकली बात करें तो अभी यहां पर ग्लोबल जो ग्रुपिंग बन रही है उसको लेकर फोकस किया जा रहा है इंडो पैसिफिक रीजन में। तो इंडिया को थोड़ी सी चिंता यहां पर ये हो रही है फिलहाल अभी, जैसे कि यहां पर अभी ऑस्ट्रेलिया के बारे में बात करें तो ऑस्ट्रेलिया को लेकर काफी ज्यादा अभी यहां पर फोकस दिया गया। तो इसके चलते क्वाड में कौन कौन है, क्वाड में आप लोगों को पता है कौन कौन है, इंडिया है, जापान है, यहां पर यूएसए हो गया और ऑस्ट्रेलिया हो गया। अभी यहां पर जो बेसिकली एयू के यूएस है उसमें ऑस्ट्रेलिया हो गया, यूएसए हो गया और यूके हो गया। तो यहां पर अभी ये बोला जा रहा है कि ऑस्ट्रेलिया पर बहुत ज्यादा फोकस हो गया है, तो इसके चलते इंडिया के आसपास में जो फोकस है वो काफी ज्यादा डगमगा गया है। तो यहां पर ये बातें बोली गई है। तो सबसे पहले अगर मैं क्वाड के बारे में आप लोगों को बेसिक इंफॉर्मेशन बताऊं तो यहां से क्वेश्चन बन सकता है, थोड़ा ध्यान से सुनना। क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग बोलते थे स्टार्टिंग में, जापान, यूएसए और इंडिया के द्वारा मिलकर इसको स्टार्ट किया गया था, ऑस्ट्रेलिया के द्वारा इंडो पैसिफिक रीजन में फ्री बनाने के लिए। किसके द्वारा इसके बारे में बातें की गई थी, तो जापान के जो प्राइम मिनिस्टर शिंजो एबे के द्वारा बात की गई थी, पर लेकिन ऑस्ट्रेलिया चाइना के प्रेशर में आकर यहां से निकल गया था, जिसकी वजह से इसको स्टार्ट नहीं कर पाए स्टार्टिंग में। फिर आगे चलकर 2012 में फिर से इसको इंप्लीमेंट करने की बात की गई। तो डेमोक्रेटिक सिक्योरिटी एक जो बेसिकली बात करें जो डायमंड बोल सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, ये जापान और यूएसए। याद रखना क्या बोला गया, देखिए नाम देखिए आप लोग, क्वेश्चन अगर पूछ ले आप लोगों से डेमोक्रेटिक सिक्योरिटी डायमंड, ठीक है। तो डेमोक्रेटिक सिक्योरिटी डायमंड क्या बोला गया, तो ये डायमंड बन रहा है ना यहाँ पर एक तरीके से, तो यहां पर इसको बोला जा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से बेसिकली बोलने की कोशिश की जा रही है। तो यहां पर इसको लेकर आगे बनाया गया और फिर बोला गया 2017 में यहां पर कि क्वाड बना लेते हैं और क्वाड इंप्लीमेंट किया गया, ठीक है। तो यहां पर एक तरीके से इंडो पैसिफिक रीजन में हालांकि चाइना को टैकल करने के लिए इसको लाया गया, तो क्वाड ने काम करना स्टार्ट कर दिया, तो अच्छे से काम कर रहा था यहां पर क्वाड जो इसमें मेंबर जुड़ गए यहां पर, तो इनके द्वारा इकोनॉमी के फील्ड में, साइबर के फील्ड में, क्रिटिकल टेक्नोलॉजी के फील्ड में, इसी के साथ में इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे एक तरीके से डेवलप करना है उसके फील्ड में काम किया गया। इवन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से कई बार पूछा भी जाता है, सप्लाई चेन रेजिलिएंट इनिशिएटिव किस किस के द्वारा स्टार्ट किया गया, ठीक है। तो क्वाड में अगर यूएसए को हटा दो तो इंडिया,
ऑस्ट्रेलिया और जापान के द्वारा ये बेसिकली स्टार्ट किया गया ताकि यहां पर अच्छे से काम किया जा सके, ठीक है। यानी कि एक तरीके से आने वाले टाइम में चाइना को टैकल करके अगर सप्लाई चेन आ रही है उसको ढंग से इंप्लीमेंट कर सके, सारा सामान चाइना से नहीं खरीदना है, अपने आप भी काम करना है। तो 108 मिलियन जो हम बिलियन हम लोग व्यापार है उसमें 16% आप लोगों को देखने को मिलेगा आज के डेट में क्वाड मेंबर के साथ में हमारा। तो इसमें कई सारे एरिया में ट्रेड इन्वेस्टमेंट के ऊपर फोकस किया जा रहा है, इंडो पैसिफिक रीजन में कैसे लिंक हम लोग को बढ़ाना है उसके ऊपर फोकस किया जा रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे डेवलपमेंट करना है उसके ऊपर, क्लाइमेट चेंज के बारे में, तो कई सारे मुद्दों पर हम लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं इनके साथ मिलकर। तो राइटर यहां पर ये बोल रहे हैं कि जब क्वाड ऑलरेडी आ चुका है, ठीक है, तो फिर यहां पर बेसिकली अभी रिसेंटली जो एयू केयूएस आप लोग लेकर आए तो इसका कोई मतलब बैठता नहीं है, गलत तरीके से इंपैक्ट देखता हुआ नजर आएगा। तो एयू केयूएस के ऊपर इतना फोकस देना कहीं ना कहीं इंडिया को ये अच्छा भी नहीं लग रहा है। वैसे तो अच्छा है कि यहां पर एक क्वाड का ग्रुप यहां पर बेसिकली बन के सामने आया, उसको यहां पर एक न्यूक्लियर सबमरीन दी जा रही है यूएसए के द्वारा। पर लेकिन बुरी बात यहां पर यह पता चला क्वाड को साइड में रखकर अब जो बाइडेन साहब जो है यहां पर एयू केयूएस के पीछे लग गए, तो उसको फिर कैसे रहेगा, तो इंडिया को दिक्कत देखने को मिलेगी। तो इसी के चलते इंडिया ने यहां पर इसके ऊपर थोड़ी सी क्वेश्चन मार्क लगाए कि इसके ऊपर इतना फोकस क्यों दिया जा रहा है। क्योंकि अगर बात करें काफी इंपॉर्टेंट चीज देखने को मिल रही है, इंडिया जो है काफी लार्ज स्केल पर आज के लिए मिलकर काम कर रहा है यूएसए के साथ में हेल्थ और इकोनॉमी के फील्ड में। तो इसके चलते कई सारे एरिया में आप लोग काम करते हुए नजर आएंगे। कोऑपरेटिव इनिशिएटिव यहां पर यूएसए के साथ में भी काम कर रहे हैं, ठीक है, ट्रेड के मामले में बात करें, वैक्सीन के मामले में बात करें, ठीक है। तो इस तरीके से आज के लिए बात करें अभी एक अच्छा एक इन्वायरमेंट बनाकर एक दूसरे के साथ में मिलकर काम करें, तो ऑप्टिमल एक स्ट्रेटजी के साथ में नेविगेट के बारे में हम लोग बात करें ग्लोबल इकोसिस्टम में, खासकर इंडो पैसिफिक रीजन में कैसे यहां पर नेविगेशन के ऊपर काम करना है, चाइना को कैसे टैकल करना है। तो मिला जुलाकर बहुत सारे एरिया है, तो इनमें सब में हम लोग जब काम कर रहे हैं तो हम लोग को टैकल करना चाहिए यूएसए को उसी तरीके से। ऐसा नहीं है कि हम लोग यूएसए के साथ में झड़प करके बैठ जाएं, तो एक बैलेंस बनाकर चलना पड़ेगा। और खासकर अभी देखिए बहुत कुछ चेंज हो रहा है, ठीक है, अनसर्टेनिटी काफी ज्यादा देखने को मिल रही है ऑल ओवर वर्ल्ड में। तो इसके चलते अभी हम लोग को समझ कर फूक कर पैर रखने चाहिए। नई नई अलायंस बन रही है, अभी आप लोग को पता है ईरान को बेसिकली चाइना के साथ में इंक्लूड करते हुए पाओगे आप लोग संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में, ठीक है। तो इसी तरीके से यूक्रेन और जो रसिया वाला पोर्शन आप लोगों को वहां पर देखने को मिलेगा। बेसिकली यहां पर ये सारे रीजन में आप लोगों को झड़प देखने को मिलती रहती है। सीरिया वाला रीजन हो गया, ये बेसिकली पैलेस्तीन जो इजराइल वाला इशू हो गया, तो बहुत सारी दुनिया में बहुत सारी दिक्कतें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो एक काफी ज्यादा अनप्रेडिक्टेड सिचुएशन बनी है, तो उसके ऊपर फोकस देकर चलना चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं यहाँ पर जिसके बारे में आइडिया रख सकते हैं। वैक्सीन डिप्लोमेसी के बारे में मैंने संडे में आप लोगों का डिस्कशन लिया था, उसको प्लीज जरूर देख लीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं मेंस के अंदर भी आप लोगों से, ठीक है। तो वहां पर डिटेल में मैंने आप लोगों को सारी चीजें बताई। संडे का डिस्कशन मत छोड़ा करो यार, बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन हो जाता है, बहुत सारे आर्टिकल्स रहते हैं, बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें रहती है। देखना और देखने के बाद में लगे कि नहीं देखना चाहिए तो फिर देख लेना, क्योंकि नॉर्मल जो वीडियो होती है वो लगभग 40,000 के करीब लोग देखते हैं, 40 से 45। संडे वाली जो है वो लगभग 30-35 के करीब आकर रुक जाती है। मुझे लगता है कि 10,000 लोगों को ये लगता है कि संडे में प्रोडक्टिविटी नहीं होती है। देखिएगा वीडियो को, काफी कुछ चेंज किया है मैंने, यू विल एंजॉय, ठीक है। तो उसको अच्छे से आप लोग एंजॉय कर सकते हैं, ओके। तो ये सारी चीजें होगी। तो ये हो गया पर्टिकुलर आर्टिकल। तो ये जो आर्टिकल थे मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पर डिस्कस किए, जिसके बारे में आप लोगों के माइंड में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब न्यूज एनालिसिस वाला पोर्शन देखेंगे, इसमें भी काफी कुछ आप लोगों को यहाँ पर जानने को मिलने वाला है। अरे हाँ, फिर एक बात याद थी यार, भूल जाऊंगा फिर मैं। अभी यहाँ पर एक बात बतानी थी, कई सारे बच्चों के जो मेल आ रहे हैं मेरे पास में, जिनके द्वारा ये बोला गया था सर हमारी मेंबरशिप जो है वो टर्मिनेट क्यों कर दी गई, ठीक है। तो देखिए ये मैंने नहीं टर्मिनेट की है, यहाँ पर बेसिकली ये मेल आया हुआ है यूट्यूब की साइड से, और यहाँ पर इस मेल में आप लोगों को देखने को मिलेगी कई सारी चीजें, ठीक है। तो उसी को आप लोग समझिए एक मिनट के लिए। यहाँ पर बेसिकली है क्या कंडीशन यहाँ पर ये है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की साइड से कई सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी, अभी चेंज की गई हमारे देश के अंदर में, ठीक है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की साइड से जो चीजें चेंज की गई आरबीआई की साइड से, उसकी वजह से आप लोगों को देखने को मिलेगा जिस बैंक से पेमेंट किया जाता है वो बैंक में अगर एक तरीके से ऐसा है कि एक महीने कट गया, दूसरे महीने कट गया, तीसरे महीने कट गया, तो कई सारे बच्चे आप लोगों को देखने को मिलेंगे इसे 29 मंथ से जुड़े हुए हैं, ठीक है, 25 मंथ से जुड़े हुए हैं। तो ये मेंबरशिप जैसे इनके द्वारा यहाँ पर जैसे ज्वाइन की जाती है, तो उसमें कई सारी चीजें छोटी छोटी जैसे यूट्यूब प्रोवाइड कराती है आप लोगों को। तो उसमें क्या रहता है, जैसे यहाँ पर आप लोगों ने मेंबरशिप ज्वाइन की, तो यहाँ पर क्या होगा, ये इस तरीके से आप लोगों के सामने टर्म लिखी हुई आ जाती है। तो सबसे पहले तो ये होता है मेरे सामने डायरेक्ट आप लोग ये मैसेज देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। तो एक बच्चे के द्वारा बोला गया सर काफी दिनों के बाद छठे नंबर से मैं 5वें पे पहुंचा था, क्योंकि छठा होता है कि अभी ज्वाइन किया है और जो पहला होगा इसका मतलब काफी पुराना ज्वाइन कर रखा है, ठीक है। तो मुझे सारे कमेंट दिखते रहते हैं, सारी चीजें मेरे सामने आती रहती हैं। तो ये YouTube आप लोगों को प्रोवाइड कराती है एक फैसिलिटी, ठीक है। तो अभी होता क्या इस तरीके से, जैसे अगर बात करें तो इनके द्वारा ये किया गया कि यहाँ पर जो रिकरिंग जो पेमेंट हुआ करता था उसमें इनके द्वारा चेंज कर दिया गया। यानी कि अगर आप लोगों ने ऑलरेडी पेमेंट कर चुका है 1 महीने के लिए, तो 1 महीने तक रहेंगे, उसके बाद में वो टर्मिनेट हो जाएगी अपने आप,
ठीक है, तो फिर से आप लोगों को उसको ज्वाइन करना पड़ेगा। जिनका बैंक ऐसा है कि ये चीजें अलाउ करता है तो कंटिन्यूअस रहेगा। तो 30 तारीख तक यहां पर बेसिकली बोला गया कि 30 तारीख तक यहां पर जिसका भी रिकरिंग पेमेंट नहीं है उनकी सबकी मेंबरशिप टर्मिनेट हो जाएगी। ठीक है, तो फिर से उसको आप लोगों को खुद से ज्वाइन करना पड़ेगा। नेचुरली वो आगे पोस्टपोन नहीं, नेचुरली आगे नहीं चलेगी, ये बोला जा रहा है। यानी कि कहने का मतलब यहां पर ये कि अगर आप लोगों ने इसको ज्वाइन किया है तो ये आगे कंटिन्यूअसली अपने आप नहीं चलने वाली है, फिर से अगेन एंड अगेन आप लोग करना पड़ेगा अगर आप लोगों का बैंक जो है वो प्रोवाइड नहीं करा पा रहे। बहुत सारे मेल आए से रिलेटेड जब से मैं देख रहा हूं, पर मेरी समझ में नहीं आ रहा था क्या है। जब ये मेल आया मेरे पास में और मैंने आरबीआई की गाइडलाइन देखी जाकर, तब मेरी समझ में आया ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, तो तब मेरी समझ में आया कि अच्छा ये दिक्कत इसलिए हो रही है, तो इसलिए इसके बारे में आप लोग आइडिया रखिएगा। तो ये इसकी वजह से दिक्कत हो रही है। ठीक है, तो ये इसके बारे में थोड़ी सी एक डिटेल आप लोगों को देनी थी। कई सारे बच्चे पूछ रहे थे इसके बारे में, तो आप लोगों के माइंड में ये नहीं है कि मतलब मैंने हटा दिए, मैंने कुछ नहीं हटाया यार, ये यूट्यूब के फंडे हैं सारे, मैं क्या करूंगा इसमें। ठीक है, यहाँ पर एक बच्चा बोला सर ये क्या, ये हट बना हुआ आता है जब मोबाइल में देखते हैं। ये थैंक्स का बेसिकली इनके द्वारा एक स्टार्ट किया गया, यानी कि कोई वीडियो आप लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आ रही है तो ये होता है कि आप लोग एक पर्टिकुलर पर्सन को सपोर्ट कर सकते हैं पर्टिकुलर थैंक्स बोलकर, और यहाँ पर थैंक्स का एक ही तरीका है कि आप लोग पैसे दे सकते हैं। ठीक है, तो इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आप लोग को थैंक्स करना जरूरी है। आप लोग वीडियो के नीचे अगर आंसर भी देते हैं तो वो भी अच्छा है मेरे लिए। ठीक है, वीडियो दूसरों तक पहुंचा दे वो भी एक तरीके से थैंक्स हो गया। तो ऐसा नहीं कि पैसा देकर ही थैंक्स बोला जाता है किसी को। ठीक है, तो दूसरे तरीके हैं ये, इसलिए देखिए कई सारे सिस्टम स्टार्ट कर दिए। पहले ना तो ये था ना ये था, अभी इसलिए स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि सोर्स वगैरह कई सारी चीजें इन्होंने स्टार्ट कर दी है। तो जो यूट्यूबर को जो पैसा पहले देते थे उसमें से बहुत ज्यादा कम कर दिया इन्होंने। ठीक है, तो जो कमी की गई है यहाँ से, क्योंकि सोर्स के लिए पैसा निकाल लिया और सारे इशू किए गए हैं, तो उसकी भरपाई करने के लिए इनके द्वारा ये छोटी छोटी चीजें प्रोवाइड करा दी ना, लॉलीपॉप दे देते हैं कि हाँ चलो इनसे काम चला लो। तो ये लॉलीपॉप दे दिया इन्होंने यूट्यूबर को, ताकि वो यहाँ पर इनको बेसिकली बच्चों को बताएं कि इनको ज्वाइन कर लो और हमको पैसा दे दो, और यहाँ पर अपने आप क्या कर रहे हैं, सोर्स को बढ़ा रहे हैं ताकि वो टिकटॉक को टैकल कर सके। ठीक है, टिकटॉक ने उनकी कमर तोड़ दी थी अगर, तो टिकटॉक गया, अब उन्होंने टिकटॉक की जगह अपनी जो बेसिकली भरपाई करने की कोशिश की, तो यूट्यूब भी अब छोटा सा टिकटॉक बन गया। तो यूट्यूब में जो सोर्स देखते हैं, आप लोगों को इससे एक रिक्वेस्ट है कि उनके लिए थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखना थोड़ा सा, कि आप लोगों को इस तरीके से लेकर चलना है कि उसमें ये नहीं कि टाइम वेस्ट कर दो। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे भी बोले थे सर पूरा टाइम यूट्यूब पर चला जाता है, तो पढ़ाई पर फोकस करो, जितनी चीजें देखनी है उसको देखकर साइड में करो। तो इन्फॉर्मेशन तो मैंने किसी का टर्मिनेट नहीं किया यार, ये अपने आप यही कर रहे हैं जो कुछ जुगाड़ कर रहे हैं। ठीक है, तो मुझे अब पता चला तो मैंने सोचा आप लोगों को बता दूं। ठीक है, तो याद रखिएगा इसके बारे में। आगे चलते हैं, यहाँ पर प्रीलिम्स फोकस कुछ चीजें यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट न्यूज मुझे यहाँ पर लगी उसके बारे में आप लोगों से बात करूंगा। यहां पर बेसिकली उत्तर प्रदेश के अंदर आप लोगों को इलेक्शन देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो यहां पर उत्तर प्रदेश के अंदर अभी यहां पर चेंज किया गया, किसके अंदर, ये बेसिकली अभी यहां पर मिनिस्ट्री भी चेंज की गई इनके द्वारा, योगी जी के द्वारा, तो उसी के चलते हैं। पर लेकिन ये तो इंपॉर्टेंट हमारे लिए है नहीं है। अब इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ पर गन्ने का प्राइस जो है यहाँ पर चेंज किया गया है। तो आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लेंगे गन्ने का प्राइस कैसे चेंज किया जाता है। तो हमारी कंट्री में कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस है, ये बेसिकली इसके ऊपर क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। तो एमएसपी अगर किसी के लिए भी चेंज करनी है तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। एमएसपी चेंज करता है 23 क्रॉप के लिए हमारे देश में आज के डेट में मिनिमम सपोर्ट प्राइस दिया जाता है। ठीक है, पर लेकिन शुगर कैन के बारे में याद रखिएगा, उसके लिए एमएसपी वर्ड यूज नहीं किया जाता है, उसके लिए यूज कहता है क्या, ये फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस। ठीक है, तो एफआरपी यूज कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सीएसीपी जो है यहाँ पर, ये मिनिस्ट्री ऑफ जो एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अंडर में आता है, 1965 में स्टार्ट किया गया था, और एक एडवाइजरी बॉडी है जो कि रिकमेंडेशन दे सकती है, बाइंडिंग नहीं है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। बाकी 23 क्रॉप को जो यहाँ पर एमएसपी मिलता है, तो 23 क्रॉप यहाँ पर ये है, सीरियल हो गया, पल्सेस हो गया, ऑयल सीड हो गया, कमर्शियल क्रॉप, शुगर कैन, तो यहाँ पर ये आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये बेसिकली काउंट कहते हैं। अब शुगर कैन वाला फेयर और जो रिम्यूनरेटिव प्राइस है, अगर उसके बारे में आप लोगों से बात करूं तो याद रखिएगा, यहाँ पर रंगराजन कमेटी के द्वारा बोला गया था कि ऐसा कुछ होना चाहिए, यहां पर इसके बारे में बात की थी। तो सेंटर और स्टेट दोनों मिलकर डिसाइड करते हैं। पहले सेंटर क्या करेगा, सेंटर देखेगा यहां पर कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस के बेस पर, ठीक है, अनाउंस करते हैं यहां पर चीजें, तो उसको इंप्लीमेंट किया जाता है, जो कि सीएसीपी जो है यहां पर सीसीईए जो है प्राइम मिनिस्टर के द्वारा हेड की जाती है। अब फिर यहां पर जब ये डिसाइड करते हैं गन्ने के लिए अलग से, तो यहां पर फिर गन्ने के द्वारा इन्होंने डिसाइड कर दिया कि ऐसा कुछ होगा। फिर यहां पर स्टेट का खुद का रहता है, यानी कि जो योगी जी ने अभी अनाउंस किया गया वो स्टेट एडवाइस प्राइस आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो इसको लेकर आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो यहां पर यानी कि यहां पर अभी जो एसएपी रहेगा वो हमेशा ज्यादा रहेगा, क्योंकि जब यहां पर सेंटर एफआरपी कर देगा, फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस, तो स्टेट एडवाइस प्राइस हमेशा ज्यादा रहेगा, क्योंकि ये इसके आने के बाद में ये आएगा कि राज्य अब अपने हिसाब से और ज्यादा बढ़ाकर देना चाहते हैं किसानों को, तो दे सकते हैं। तो बेसिक इंफॉर्मेशन है। ठीक है, टॉप शुगर कैन प्रोड्यूसर कौन है हमारे कंट्री में, उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा, महाराष्ट्र दूसरे नंबर पर, कर्नाटक तीसरे नंबर पर, तमिलनाडु चौथे नंबर पर, बिहार पांचवें नंबर पर गन्ना प्रोड्यूस करने वाले राज्य हैं। तो आप लोगों से कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं, और अगर इन एरिया से आप लोग आते हैं और आप लोग किसान के बच्चे हैं तो आप लोगों से क्वेश्चन ही पूछा जा सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, शुगर कैन के बारे में पर्टिकुलर एरिया में कई सारे बाई प्रोडक्ट आते हैं निकलकर, जैसे गन्ना हो गया, गुड़ हो गया, ठीक है, ये खंडसिरी हो गया, मोलेसेस हो गया, ये आप लोगों को गन्ने से ही निकल कर आते हैं। स्कीम जो है कई सारी और भी, जैसे कि एक्सटेंडेड जो
स्कीम फॉर द एक्सटेंड, यहाँ पर इसकी स्कीम फॉर द एक्सटेंडिंग जो फाइनेंशियल असिस्टेंट टू द शुगर कैन अंडरटेकिंग, यानी कि जो कंपनी है, जो मिल है, उनको भी हेल्प प्रोवाइड करानी है ताकि कंट्री में आने वाले पे बायोफ्यूल यूज कर सकें। आप लोगों को पता है बायोफ्यूल यूज करने की बात की जा रही है तो किसानों की इनकम और डबल होती नजर आएगी। तो कई सारे बेसिकली मुद्दे हैं, तो ये टॉपिक आप लोगों को पता होना चाहिए था, ठीक है। तो रिविजन भी आप लोग का हो गया, इसके बारे में थोड़ा सा याद रखिएगा, ओके। आगे बात करते हैं यहाँ पर बेसिकली आप लोगों को पता है भी साइक्लोन के बारे में, तो मैंने बोला था ना कि यहाँ पर आप लोगों को तो सिलेबस भी बता दूंगा आप लोगों को, ठीक है। तो कई सारे बच्चे इसके लिए मांग कर रहे थे तो मैंने सोचा इसको डाल देते हैं, ठीक है। थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा कोई नहीं, पर लेकिन कवर करेंगे। उड़ीसा के अंदर अभी यहाँ पर लगभग काफी सारे एरिया में इंपैक्ट देखने को मिल रहा है और कई सारे लोगों की यहाँ पर जान भी चली गई अभी रिसेंटली, ठीक है। तो यहाँ पर आंध्र प्रदेश के अंदर भी जान चली गई है। तो जो साइक्लोन है, ये जो साइक्लोन निकल कर आ रहा है, इसके बारे में याद रखिएगा, इसका नाम क्या है बेसिकली साइक्लोन का, ठीक है। तो कई सारी ट्रेन भी यहां पर कैंसिल कर दी गई। तो गुलाब है, यानी कि रोज जो गुलाब होता है, तो ये है साइक्लोन। इसका नाम किसके द्वारा दिया गया है? पाकिस्तान के द्वारा इसका नाम दिया गया है। तो इसकी वजह से आप लोगों को दिक्कतें देखने को मिलेगी यहां पर साइक्लोन की वजह से। अभी ये बोला गया कि इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा इन्फॉर्म किया गया नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी। याद रखिएगा, नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट जो कमेटी है उसको कैबिनेट सेक्रेटरी जो है उनके द्वारा इसको बेसिकली हेड किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर राजीव गुहा है, तो इनके द्वारा बोला गया कि आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में काफी ज्यादा इंपैक्ट पड़ा है। साइक्लोन दो तरीके के होता है, ट्रॉपिकल साइक्लोन और एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन। ट्रॉपिकल साइक्लोन क्या होता है? जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में, यानी कि इक्वेटर यहां पर हो गया, तो यहां पर जो साइक्लोन देखने को मिलेंगे ये ट्रॉपिकल साइक्लोन आते हैं। ये इनको अलग अलग नाम से आप लोग पुकारते हैं, ठीक है। ट्रॉपिकल साइक्लोन जैसे कि ह्यूरिकेन बोल देते हैं यहां पर इस वाले रीजन में, यूएसए वाले रीजन में, ठीक है। यहां पर आप लोग जाएंगे तो इनको टाइफून बोलते हैं जापान वाले रीजन में, विली बोल देते हैं ऑस्ट्रेलिया वाले रीजन में, और साइक्लोन बोल देते हैं इंडिया वाले रीजन में। तो ये इंपॉर्टेंट है, मैच करने के लिए आता है, इसके बारे में याद रखिएगा। तो इस तरीके से साइक्लोन आप लोग यहां पर बढ़ते हुए नजर आएंगे, ठीक है। अगर बात करें आईएमडी के बारे में, इंडियन मीटरोलॉजिकल जो डिपार्टमेंट बोलते हैं, तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंडर में आता है। तो इसके बारे में कई सारी चीजें देखने को मिलेगी कि क्या क्या करते हैं। तो ये फोरकास्ट भी करते हैं, इसके अर्थक्वेक के बारे में बताते हैं, बाढ़ साइक्लोन के बारे में बात करते हैं। इंडिया के अंदर इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। वैसे इंडिया और अंटार्कटिका वाले रीजन में, यहां पर मलक्का स्टेट, पर्शियन गल्फ, इनके लिए भी बातें करता है। 1875 में बनाया गया था, ठीक है। तो यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, इंडिया के लिए नहीं, इवन यहां तक भी, जैसे मलक्का स्टेट हो गया तो साउथ चाइना सी को किसके साथ में कनेक्ट करते हैं? ये बेसिकली यहां पर इसके साथ में कनेक्ट करता है। तो यहां तक भी आप लोगों को चीजें देखने को मिलेगी, तो कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाए तो आप लोग को बेसिकली क्लैरिटी माइंड में जितनी रहेगी उतना ज्यादा अच्छा है, ओके। आगे चलता हूं नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। नेक्स्ट बेसिकली बात की जा रही है माओइस्ट के बारे में। तो अभी यहां पर हमारी कंट्री के जो होम मिनिस्टर हैं, जिनका नाम है अमित शाह जी, उनके द्वारा बोला गया यहां पर बेसिकली कि जो माओइज्म है वो काफी बड़ा नेगेटिव इंपैक्ट डालता हुआ आप लोगों को नजर आएगा यहां पर, ठीक है। तो बोला गया कि जो अभी यहां पर हमारे द्वारा 96% जो 96 डिस्ट्रिक्ट को हटाकर 41 कर दिया गया, जहां पर नेगेटिव चीजें देखने को मिलती थी। तो इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आप लोग क्या क्या देख सकते हैं यहां पर। ये है हमारी कंट्री के एरिया जहां पर आप लोगों को नक्सलिज्म देखने को मिलता था। खासकर आप लोगों को देखने को मिलेगा आंध्र प्रदेश वाला, उड़ीसा वाला, वेस्ट बंगाल वाला रीजन, इसमें काफी लार्ज स्केल पर डिस्ट्रिक्ट है, तो इनको घटाकर काफी कम अभी कर दिया गया है। तो कई सारे स्टेप इनके द्वारा उठाए गए हैं यहां पर बेसिकली, जैसे कि यहां पर एक तरीके से ग्रे हंट करके ऑपरेशन चलाया गया था 1989 में, एंटी नक्सल फोर्स, ठीक है। इनके लिए ऑपरेशन ग्रीन हंट चलाया गया यहां पर। फिर यहां पर 2009-10 में नक्सल अफेक्टेड एरिया के लिए एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम चलाया गया डेवलपमेंट के लिए नक्सल अफेक्टेड एरिया के लिए। तो इंपॉर्टेंट है, आप लोगों से क्वेश्चन पूछा सकता है। बाकी अगर बात करें यहां पर SAMADHAN यानी कि समाधान, तो समाधान निकाला गया। S का मतलब स्मार्ट, A का मतलब यहां पर एग्रेसिव स्ट्रेटजी, M का मतलब यहां पर मोटिवेशन एंड द ट्रेनिंग, ए का मतलब यहां पर अकाउंटेबल इंटेलिजेंस, डी का मतलब डैशबोर्ड बेस्ड केपीआई यानी कि की परफॉर्मेंस इंडेक्स देखें, यहां पर इंडिकेटर देखें, या फिर की रिजल्ट एरिया देखें। हार्सनिंग द टेक्नोलॉजी का यूज करना अच्छे तरीके से, ठीक है। एक्शन प्लान होना चाहिए। बेसिकली थिएटर के बारे में अगर बात करें, किस तरीके से आप लोगों को लेकर चलें ईच थिएटर में, यानी कि ईच एरिया में कैसे टैकल कर सकते हैं। नो एक्सेस टू फाइनेंसिंग, यानी कि जो यहां पर टेररिस्ट है उनको फाइनेंस, मतलब जो नक्सल अफेक्टेड एरिया में जो लोग हैं उनको फाइनेंसिंग ना मिले। तो वन स्टॉप सॉल्यूशन बोला गया समाधान। तो पूछे समाधान किससे रिलेटेड, तो नक्सल अफेक्टेड एरिया को टैकल करने के लिए समाधान आया। तो समाधान याद रखिएगा, ठीक है। अभी डल लेक के ऊपर कुछ कलाकारी की जा रही है हमारी कंट्री की एयरफोर्स के द्वारा, तो इसके बारे में याद रख सकते हैं आप लोग। इन्वायरमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहां पर डल लेक जो है जम्मू एंड कश्मीर के अंदर एक अर्बन लेक आप लोगों को देखने को मिलेगी। कहां पर है यहां पर, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल सकते हैं। जबरवान माउंटेन वैली और इसी के साथ में शंकराचार्य हिल में आप लोगों को ये देखने को मिलेगी, ठीक है। इसी के 4 आप लोगों को ये बेसिकली इंटरकनेक्टेड बेसिस, जैसे कि हजारत बल हो गया, इसी के साथ में बाद दल हो गया, ठीक है, बोध दल, ठीक है। इसी के साथ में यहां पर ये हो गया बेसिकली गागरिबल और नागिन, ठीक है। तो इसके इंटरकनेक्टेड बेसिन है। लेक ऑफ फ्लोर या ज्वेल्स इन द क्राउन ऑफ कश्मीर, और या फिर श्रीनगर जो ज्वेल्स, इसी के नाम से भी इसको जाना जाता है। फिशिंग और वाटर प्लांट, जो वाटर एक तरीके से हार्वेस्टिंग के लिए काफी इंपॉर्टेंट है यहां पर ये, ठीक है, प्लांट हार्वेस्टिंग, तो इसकी वजह से न्यूज में, ओके। आगे बात कर लेते हैं। यहां पर अभी बोला गया कि अभी हमारी कंट्री के जो बैंक है, कम से कम SBI जैसे जो है 4 से 5 बैंक और होने चाहिए। SBI के बारे में आप
लोग याद रखिएगा, मैंने बोला था टू बिग टू बी फेल वाली कैटेगरी में आते हैं ये। तो बताइए कौन कौन से बैंक है टू बिग टू बी फेल, जिसमें अगर ये बैंक फेल होंगे तो पूरा देश फेल हो जाएगा, ऐसी बातें बोली जाती है। तो उसके बारे में आप लोग को बताना है, ठीक है। आगे चलते हैं, यहां पर ये काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोग देखिएगा थोड़ा सा। लड़कों के अंदर कैंसर की जो क्षमता मतलब लड़कों के अंदर कैंसर होने की जो चांसेस है वो ज्यादा रहते हैं एज कंपेयर टू लड़के, चाहे वो किसी भी कैंसर के बारे में यहां पर बात कर ले, ठीक है। ज्यादातर में एक दो को छोड़कर, जैसे कई जगह यहां पर कुछ लड़कियों में आप लोगों को देखने को मिलेगा, कई तरह के कैंसर होते हैं ना, रेटिनल कैंसर हो गया, ठीक है, एक तरीके से ल्यूकेमिया कैंसर हो गया, ठीक है, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में प्रॉब्लम होगी, तो लड़कों में ज्यादा दिक्कतें देखने को मिलती है। तो ये स्टडी किसके द्वारा की गई है, तो आईसीएमआर इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के द्वारा ये बातें बोली गई है बेसिकली, कि कैंसर के चांसेस आप लोगों को जो मेन में है 52% है और जो वुमेन में है वो 47% है, तो लड़कियों को कम कैंसर आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये आईसीएमआर के द्वारा यहां पर बेसिकली रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है इससे रिलेटेड। रिपोर्ट का नाम क्या यहां पर इसको बोला गया, क्लिनिको पैथोलॉजिकल प्रोफाइल ऑफ कैंसर इन इंडिया, ए रिपोर्ट ऑफ जो हॉस्पिटल बेस्ड कैंसर जो बेसिकली रजिस्ट्री 2021 के बेस पे रिपोर्ट तैयार की गई है, ठीक है। तो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के बारे में याद रखिएगा, आईसीएमआर जो है ये बायोमेडिकल रिसर्च करता है हमारे देश के अंदर में, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर में आता है। 1911 में बनाया गया था, काफी पुरानी बॉडी है। यहां पर अगर बात करें इसके बारे में, उस टाइम पर इसको इंडियन रिसर्च फंड एसोसिएशन के नाम से जानते थे, फिर आगे चलकर इसका नाम चेंज किया गया इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च 1949 में, और भी कई सारे काम दिए गए। तालिबान जो है वो बेसिकली अभी बोल रहा है कि इंटरनेशनल फ्लाइट स्टार्ट कर देनी चाहिए, वैसे हरकतें इनकी सुधर नहीं रही है। अभी कल आप लोगों ने देखा कई सारे लोगों को मारकर लटका दिया इन्होंने, तो ऐसी हरकतें कर रहे हैं, बाकी देखो क्या सोल्यूशन निकलता है। अभी यहां पर जर्मन के अंदर जो चांसलर जो जैसे हमारे कंट्री में प्राइम मिनिस्टर होता है, जर्मनी के अंदर यहां पर बेसिकली चांसलर बोलते हैं। तो एंजेला मार्कल काफी लंबे समय से थी, तो अभी यहां पर उनका एक तरीके से आने वाला जो नहीं उत्तराधिकारी ढूंढा जा रहा है, तो उसके बारे में बात की जा रही है। आईपीएल को कौन कौन एंजॉय कर रहा है, थोड़ा ध्यान रखिएगा यार, आईपीएल के मतलब थोड़ा सा डिस्टेंस बनाकर रखिए, पेपर आ रहे हैं पास में, ठीक है। रिफ्ट वैली कहां पर है, ये अफ्रीका के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो बेसिकली यह माना जा रहा है कि अफ्रीका टूट सकता है आने वाले टाइम में अलग, ठीक है, क्योंकि यहां पर कई सारी लेक है जो मैंने आप लोगों को बताई भी थी। यहां पर जैसे कि लेक के बारे में डिस्कस किया था, जैसे नाइल रिवर के लिए लेक विक्टोरिया हो गई, लेक तंजानिका हो गई, ठीक है, दुनिया भर की लेक मालावी और ये सब चीजें मैंने आप लोगों से डिस्कस की थी। तो ये सारा लगता है कि यहां से अफ्रीका टूटकर ऐसे अलग हो सकता है, तो इसीलिए इसको रिफ्ट वैली बोला जाता है। क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। तो कैसा रहा आज का डिस्कशन बताइएगा जरूर, अगर कोई भी कंफ्यूजन हो बताना, फीडबैक दिए बगैर मत जाना, लाइक डिसलाइक कर बता सकते हो, और पीडीएफ यहां से जाकर डाउनलोड कर लेना, फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। नेक्स्ट लेक्चर मिलता हूं, बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय कर, तब तक के लिए जय हिंद।